बच्चों नेक्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी 11th में चैप्टर 15 जिसका नाम है बच्चों प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चों हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरह से होता है। और हम जानते हैं बच्चों कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल जाइगोट से प्लांट या एनिमल हो सिंगल सेल जाइगोट से डेवलप होकर आया है और वो हाईली ऑर्डर्ड मैनर में बच्चों डिवाइड करते करते कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप करता है। तो बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे प्लांट के एस्पेक्ट में कि प्लांट में ग्रोथ किस तरह से होता है और डेवलपमेंट उसमें साथ साथ किस तरह से चलता रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों ग्रोथ की कि ग्रोथ क्या होता है। तो बच्चों ग्रोथ को हम लोग कहते हैं कि ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्वस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स। मीन्स हर लिविंग बींग के लिए ग्रोथ जो है एक फंडामेंटल एक बेसिक कैरेक्टर है। बच्चों हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक कैरेक्टर होगा कि उसमें ग्रोथ होगा और साथ साथ कंस्पिक्वस का मतलब होता है बच्चों एक विशेष तरह का एक प्रॉपर्टी है बच्चों कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो ग्रोथ जरूर दिखाएगा। तो ग्रोथ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है और कॉन्स्पिक्वस प्रॉपर्टी भी नाम देते हैं बच्चों की एक विशेष प्रॉपर्टी है जो कि लिविंग है तो उसे ग्रोथ करना है। अब बच्चों बात करते हैं कि ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट और इवन एन इंडिविजुअल सेल। मतलब अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ की बात करें बच्चों तो हम कहेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होगा वो कैसा होगा इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज होना चाहिए बच्चों। इरिवर्सिबल का मतलब एक बार अगर ग्रोथ हो गया तो फिर वो वापस खत्म होने वाला नहीं है। तो वो इरिवर्सिबल चेंज होता है दैट इज और वो भी परमानेंट चेंज होता है बच्चों। तो इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन वो साइज हो किसी भी ऑर्गन का प्लांट के किसी भी ऑर्गन का वो साइज हो या हम बात करें उसके किसी पार्ट का ग्रोथ हुआ हो या किसी एक सिंगल इंडिविजुअल सेल में भी ग्रोथ हुआ हो बच्चों तो हम कहेंगे कि वो इरिवर्सिबल होगा। मतलब एक बार ग्रोथ हो गया फिर वापस लौटने वाला नहीं है, वो खत्म नहीं होगा, वो ग्रोथ हो गया मतलब हो गया और परमानेंट होता है, वो चेंज आपको दिखेगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज होता है चाहे वो साइज हो किसी भी ऑर्गन का या उसके पार्ट का या किसी सिंगल सेल का तो भी हम उसे क्या मानेंगे ग्रोथ मानेंगे। और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बच्चों ये जो ग्रोथ होता है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। मतलब प्लांट्स के अंदर हो या एनिमल के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो बच्चों तो हम कहेंगे कि वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि ग्रोथ इज एक्कम्पनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस तो ग्रोथ होता कैसे है बच्चों तो हम कहते हैं कि मेटाबॉलिक प्रोसेस है ये जिसमें कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों तरह के प्रोसेस देखेंगे। मतलब कुछ बनेगा और कुछ टूटेगा और उस दौरान हम देखेंगे कि एनर्जी भी एक्सपेंस होगा। तो ग्रोथ जब भी हो रहा है बच्चों हम बात करेंगे कि वहां पे एनर्जी खर्च होगा क्योंकि वहां पे कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों देखने को मिलेगा। तो अगर हम प्लांट का एग्जांपल ले बच्चों तो हम कह सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ लीफ इज ग्रोथ। ग्रोथ अगर लीफ का साइज बढ़ा है तो हम उसी को मान लेंगे कि वो ग्रोथ है। मतलब ग्रोथ को डिफाइन कर देखने के लिए एग्जांपल ले बच्चों तो लीफ अगर साइज ग्रो कर रहा है और लीफ का साइज बढ़ रहा है तो हम कहेंगे कि वो एक ग्रोथ है। अब हम ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं बच्चों की ग्रोथ प्लांट के ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो यहां पे एक बात आती है बच्चों प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटर्मिनेट। मतलब कि प्लांट के ग्रोथ को हम जनरली मानते हैं कि इनडिटर्मिनेट जिसे डिटरमाइन नहीं किया जा सकता आसानी से कि वो कब तक ग्रोथ करेगा। तो इसका कारण है बच्चों इसका कारण है कि प्लांट ग्रोथ इज यूनिक। ऐसा क्यों है कि जनरली इनडिटर्मिनेट है तो उसका कारण है बच्चों कि इट इज यूनिक बिकॉज द प्लांट रिटेन द कैपेसिटी ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। तो प्लांट के पास कैपेसिटी है कि वो अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ वो शो करता रहेगा। और उसका मेन रीजन है बच्चों कि प्लांट के पास एक स्पेशल रीजन में जिसे हम मेरिस्टेमेटिक रीजन कहते हैं वहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं और वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हमेशा डिवाइड करता रहता है। तो हम कहेंगे कि प्लांट के पास इस कारण से वो कैपेसिटी रखता है कि वो अनलिमिटेड ग्रोथ शो कर सकता है। दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयर इन न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी by the activity of meristematic cell is called open form of growth। open form तो प्लांट में ग्रोथ किस फॉर्म का होता है बच्चों तो हम कहते हैं प्लांट में ग्रोथ ओपन फॉर्म का होता है। तो ओपन फॉर्म का मतलब क्या होता है तो ओपन फॉर्म का मतलब होता है कि अगर कहीं पे भी किसी भी पार्ट में प्लांट के ग्रोथ के दौरान नए सेल्स लगातार ऐड हो रहे हैं तो व्हेन न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड तो हम कहेंगे वो ग्रोथ कैसा है बच्चों ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ है। और इस तरह का ग्रोथ हम कहां पे देख सकते हैं प्लांट में जनरली
तो हम कह सकते हैं कि ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं बच्चों वो लगातार डिवाइड करते रहते हैं और डिवाइड करने के कारण न्यू सेल्स अपने आसपास वो लगातार ऐड करते रहते हैं। तो हम कहेंगे कि वहां पे जो ग्रोथ हो रहा है कैसा हो रहा है, ओपन फॉर्म। तो हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट ग्रोथ है बच्चों की जनरली इनडिटर्मिनेट होता है, लेकिन हमेशा इनडिटर्मिनेट कहना भी सही नहीं है। कभी कभी प्लांट के कुछ पार्ट्स में ग्रोथ बच्चों डिटर्मिनेट भी हो सकता है, अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं शो होता। जैसे एग्जांपल हम एक लीफ का एग्जांपल ले सकते हैं, किसी फ्रूट का एग्जांपल ले सकते हैं जहां पे साइज अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं होता। तो हम कहते हैं जनरली इनडिटर्मिनेट है, लेकिन इट मे बी डिटर्मिनेट। तो कुछ जगह पे डिटर्मिनेट भी हो सकता है। अब प्लांट के ग्रोथ के पास कैपेसिटी है थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करने का, और साथ साथ ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होता है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों टाइप्स ऑफ ग्रोथ, कितने तरह का ग्रोथ प्लांट में देखने को मिलता है। तो आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी बच्चों कि प्लांट में ग्रोथ दो तरह का होता है, पहला होता है प्राइमरी ग्रोथ और दूसरा होता है बच्चों सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है बच्चों, तो रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। और ये करता क्या है, तो इट कंट्रीब्यूट टू द इलोंगेशन ऑफ द प्लांट अलोंग दियर एक्सिस, मतलब लेंथ बढ़ाने में, हाइट बढ़ाने में। अगर किसी भी रोल हम बात करेंगे बच्चों, एक्सिस का जो मेन एक्सिस होता है उसके लेंथ को बढ़ाने में मदद करने का काम कौन करेगा, उसको इलोंगेट करने का काम प्राइमरी ग्रोथ के दौरान होगा। तो रूट्स में कौन मदद करता है बच्चों, तो रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। और दूसरे टाइप का जो ग्रोथ होता है बच्चों उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ जो प्लांट में होता है वो किसके कारण से होता है, तो हम देखते हैं कि वो लेटरल मेरिस्टेम्स के कारण होता है। और ये कहां देखा जाता है, तो डाइकॉट प्लांट में और जिम्नोस्पर्म्स में भी देखने को मिलता है बच्चों। तो लेटरल मेरिस्टेम के दो एग्जांपल हैं, आपने पढ़ा होगा वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये कंट्रीब्यूट क्या करता है, गर्थ मतलब होता है डायमीटर में, मीन्स रूट और स्टेम के डायमीटर को, थिकनेस को बढ़ाने का काम कौन करे, किस दौरान होगा बच्चों, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान। और इस दौरान लेटरल मेरिस्टेम इन्वॉल्व होगा। और यहां पे हम कहेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम इलोंगेशन करवाएगा। तो इस चीज को बच्चों इस डायग्राम से समझते हैं। एनसीईआरटी ने इस डायग्राम को दे रखा है, आप देखो ये ऊपर का पार्ट यहां से यहां तक बच्चों शूट को रिप्रेजेंट किया गया है और ये पार्ट रूट को रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसके टिप पे जो बच्चों ये एरिया है ये शूट एपिकल मेरिस्टेम को दिखा रहा है, और रूट का जो टिप है बच्चों वो दिखा रहा है रूट एपिकल मेरिस्टेम को। तो ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है और रूट एपिकल मेरिस्टेम है। यहां पे शूट एपिकल मेरिस्टेम जब डिवाइड करेगा तो न्यू सेल्स कहां ऐड होंगे बच्चों, न्यू सेल्स इस रीजन में ऐड होते चले जाएंगे। तो शूट एपिकल सेल्स डिवाइड करेंगे तो न्यू सेल्स नीचे की तरफ ऐड होंगे। और हम यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेम देखेंगे तो रूट एपिकल मेरिस्टेम में जब आगे डिवाइड करेगा, हमेशा मेरिस्टेम टिप पे होता है, हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये नए सेल्स इस तरह पे इस पोजीशन पे बच्चों ऐड करता चला जाएगा। तो ये तो बात हो गई प्राइमरी ग्रोथ के दौरान इस तरह का एक्टिविटी दिखाई देगा बच्चों। लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं तो सेकेंडरी ग्रोथ वेस्कुलर कैम्बियम के कारण होता है, जो कि शूट में भी प्रेजेंट होता है और बच्चों रूट में भी प्रेजेंट होता है। और यहां भी वेस्कुलर कैम्बियम दिख रहा है। अब बच्चों इनमें ग्रोथ कैसा होगा, तो थिकनेस बढ़ाने का काम होता है वेस्कुलर कैम्बियम का बच्चों। तो देखो इस तो दोनों तरफ एरो दिया है एनसीईआरटी के डायग्राम में, मतलब ये बाहर की तरफ भी थिकनेस बढ़ाएगा और अंदर की तरफ भी। और आप जानते हो कि अंदर की तरफ जाइलम में इंक्रीज होता है थिकनेस और बाहर की तरफ फ्लोएम में। तो ये हम कह सकते हैं कि थिकनेस बढ़ाने का काम कौन करेगा, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। और जो इलोंगेशन लेंथ में है बच्चों वो शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम के कारण होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं प्लांट्स में दो तरह का ग्रोथ होता है, एक होता है प्राइमरी ग्रोथ और दूसरा सेकेंडरी ग्रोथ। नेक्स्ट है बच्चों ग्रोथ को हम क्या मेजर कर सकते हैं, तो बच्चों ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट है अगर सिंगल सेल की बात करें तो एट सेलुलर लेवल ग्रोथ इज मेजर्ड बाय मेजरिंग द इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, बट इज वेरी डिफिकल्ट। तो एक सिंगल सेल में हमें ग्रोथ देखना है बच्चों, तो हमें प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीज को मेजर करना होगा। और प्रोटोप्लाज्म में जो इंक्रीज होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है मेजर करने का। तो डायरेक्टली मेजर करना इसको बहुत ही डिफिकल्ट है बच्चों, प्रोटोप्लाज्म में कितना इंक्रीज हुआ है, क्योंकि वहां पे प्रोटोप्लाज्म मेन एरिया वहां पे होता है जहां पे कि सेलुलर एक्टिविटी चलती रहती है। तो बहुत कुछ बनता रहता है और बहुत कुछ टूटता रहता है, इसलिए आसानी से हम उसको मेजर नहीं कर सकते। इसलिए ग्रोथ इज मेजरेबल बाय वेराइटी ऑफ पैरामीटर्स। तो हम दूसरे पैरामीटर के थ्रू प्लांट्स में ग्रोथ को हम बच्चों मेजर करते हैं। और वो कौन कौन से हैं, तो हम कह सकते हैं बहुत सारे टाइप्स हैं इसके कि अलग अलग पैरामीटर्स को हम यूज कर सकते हैं। जैसे फ्रेश वेट मेजर करना कि इंक्रीज इन फ्रेश वेट। फ्रेश वेट मतलब बच्चों फ्रूट्स का जो हम लोग वेट लेते हैं वो क्या है, फ्रेश वेट है। फल को तोड़ा और तुरंत वेट ले लिया,
तो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद अगर हम कंपेयर करें तो हम वहां पे फ्रेश वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से ड्राई वेट ले सकते हैं, ड्राई वेट वाटर इवेपोरेट करवा के। सरफेस एरिया में ग्रोथ इंक्रीज भी हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में चेंज हो रहा है। और इस तरह का ग्रोथ बच्चों हम लोग देख सकते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ में। तो बच्चों डाइकॉट प्लांट में जो लीफ होता है हम उसे डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स के नंबर को इंक्रीज करके मेजर कर सकते हैं कितना इंक्रीज हो रहा है पर यूनिट टाइम में। तो इसका एग्जांपल है बच्चों वन सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम, मतलब मेज के रूट एपिकल मेरिस्टेम की अगर बात करें, कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर, मतलब एक घंटे में 17,500 न्यू सेल्स को वो ऐड करता है, नए सेल्स बनाता है। फिर इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल, सेल का जो साइज है बच्चों वो भी क्या हो सकता है, वो उसमें भी हम इंक्रीज को मेजर कर सकते हैं। जैसे वाटरमेलन का एग्जांपल दिया एनसीईआरटी ने बच्चों की, वाटरमेलन अपने साइज को 3,50,000 टाइम्स तक बढ़ा सकता है। तो इन वाटरमेलन में देखा जाता है कि वो 3,50,000 टाइम्स तक अपने साइज को बढ़ाकर अपना ग्रोथ दिखाता है बच्चों। फिर बात करते हैं इंक्रीज इन लेंथ की, तो लेंथ में इंक्रीज हम देखते हैं बच्चों पॉलन ट्यूब में। पॉलन ट्यूब जो ग्रो करता है स्टिग्मा के ऊपर, तो उसमें पॉलन ट्यूब का ग्रोथ जो होता है लेंथ में मेजर करते हैं। और हम कह सकते हैं बच्चों ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड एज ऑक्जेनोमीटर। तो ऑक्जेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है बच्चों जिससे कि हम ग्रोथ को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों फेजेस ऑफ ग्रोथ। तो प्लांट में जब ग्रोथ हो रहा है तो कितने फेजेस में वहां पे ग्रोथ होता है, इस चीज को हमें समझना है। तो अगर हम प्लांट में ग्रोथ के फेजेस को डिटरमाइन करें बच्चों, तो 3 फेजेस में हमें ग्रोथ दिखाई देता है। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक फेज, दूसरा होता है इलोंगेशन फेज और तीसरा होता है मैचुरेशन फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज में जो सेल्स होते हैं वो लगातार डिवाइड करते हैं, इसलिए बच्चों वहां पे सेल डिवीजन फेज भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों मेरिस्टेमेटिक फेज की, कि मेरिस्टेमेटिक फेज क्या होता है। तो इस तरह के फेज में, इस फेज के दौरान जो सेल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग होते हैं, मतलब लगातार डिवाइड करते रहते हैं, बोथ एट द रूट एपेक्स एंड एट द शूट एपेक्स। ये तरह के सेल कहां पाए जाते हैं, रूट टिप पे और शूट टिप पे। एपेक्स का मतलब टिप होता है बच्चों, विच रिप्रेजेंट द मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ। और वो रिप्रेजेंट किसको करता है, मेरिस्टेमेटिक फेज को रिप्रेजेंट करता है। और इस तरह के सेल्स को हम कैरेक्टराइज कैसे कर सकते हैं, तो इस तरह के सेल्स को कैरेक्टराइज किया जा सकता है बच्चों मेरिस्टेमेटिक रीजन के सेल्स को, कि सेल्स इस समय क्या होंगे, स्मॉल साइज के होंगे। जो भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं स्मॉल साइज के होते हैं। एंड दे शो अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस। और ये क्या शो करते हैं, अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। तो ये डायग्राम से बच्चों आप मेरिस्टेमेटिक सेल्स को देख सकते हो। आप यहां पे देख सकते हो कि जो इसका सेल वॉल होता है वो सेल वॉल क्या है, थिन एंड सेलुलोजिक होता है, मतलब इसमें बहुत पतला सेल वॉल होगा और सेलुलोजिक होगा, सेलुलोज से बना हुआ होगा। फिर इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिख रहे होंगे बच्चों। ये न्यूक्लियस जो होगा वो लार्ज और कॉन्स्पिकुअस होगा। न्यूक्लियस कैसा होगा, लार्ज और कॉन्स्पिकुअस, मतलब दिखाई देगा क्लियरली। और फिर बात करते हैं बच्चों की इसमें जो प्लाज्मोडेस्मेटल, दो सेल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उसी को हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं बच्चों। तो आप देखो यहाँ पे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस आपको दिख रहे होंगे, तो उसी चीज के बारे में बात की गई है बच्चों, कि सेल का साइज स्मॉल होगा और वहां पे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस दिखाई देंगे। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, वहां पे दो सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। एंड इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट भी होता है तो बहुत ही कम होगा, स्मॉल होगा, बहुत ही छोटा होगा। सेल्स आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होगा, डेंस साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। पोजेस लार्ज कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियाई, कॉन्स्पिकुअस का मतलब यहाँ पे सुस्पष्ट कह सकते हैं, मतलब बिल्कुल क्लियरली विजिबल आपको न्यूक्लियस यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप कह सकते हैं प्राइमरी यहाँ पे सेल वॉल हो रहा है जो थिन और सेलुलोजिक है बच्चों, और यहाँ पे जो सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल जब तक है वो तब तक क्या हो सकता है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ, मतलब वहां पे एक्सटेंशन सेल वॉल का हो सकता है बच्चों। तो हम कह सकते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल यहाँ पे जो होगा इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। नेक्स्ट है बच्चों इलोंगेशन फेज की बात करते हैं। इलोंगेशन फेज में द सेल प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक जोन रिप्रेजेंट द फेज ऑफ इलोंगेशन, मतलब प्रॉक्सिमल मतलब जो मेरिस्टेमेटिक जोन से थोड़ा सा दूर होगा बच्चों उसे हम इलोंगेशन जोन में मानेंगे। और इस तरह के सेल्स में कैरेक्टराइज करते हैं बच्चों की जैसे जैसे सेल का मैच्योरिटी आएगा वैक्यूल का साइज बढ़ेगा। तो इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, वैक्यूल का साइज बढ़ेगा, सेल का साइज बढ़ेगा और न्यू सेल वॉल डिपोजिशन होगा। तो इससे पहले जो हमने डायग्राम डिस्कस किया था वहां पे थिन सेलुलोजिक बात की गई थी बच्चों, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योरेशन की तरफ जाएगा, बीच में इलोंगेशन आ रहा है, तो इलोंगेशन के दौरान अपना साइज सेल बढ़ाएगा बच्चों, और सेल वॉल का थिकनेस भी साथ साथ आप बढ़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे सेल वॉल का थिकनेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ब्लू कलर का लाइन। और वैक्यूल का साइज भी आप देख रहे हो कि पहले से बढ़ेगा, क्योंकि वैक्यूल का साइज क्यों बढ़ा, ज्यादा पानी आएगा, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा तो एक्सटेंशन में मदद करता है बच्चों ये। और ये न्यूक्लियस आपको दिखाई देगा।
तो जिस समय इलोंगेशन फेज में कोई भी प्लांट का सेल रहेगा बच्चों, वहां हम कहेंगे कि वैक्यूल का साइज बढ़ेगा, सेल का साइज बढ़ेगा, और साथ ही साथ न्यू सेल वॉल डिपोजिशन वहां पे होगा। सेल वॉल मटेरियल यहां पे डिपॉजिट होते हैं, जिसके कारण बच्चों सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है और यहां पे सेल वॉल का थिकनेस बढ़ना शुरू हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज में क्या होता है बच्चों, द सेल्स मोर प्रॉक्सिमल टू द फेज ऑफ इलोंगेशन रिप्रेजेंट द फेज ऑफ मैचुरेशन। मीन्स इलोंगेशन जोन से थोड़ी दूर और जाएंगे बच्चों तो मैचुरेशन जोन हमें दिखाई देगा, मैचुरेशन फेज के सेल्स वहां पे दिखाई देंगे। और उन सेल्स में बच्चों इस जोन में जो सेल्स होंगे वो अटेन दियर मैक्सिमम साइज इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। बच्चों इस लाइन का मतलब क्या होता है कि इस सेल्स में जो भी, इस जोन में जो भी सेल्स होंगे बच्चों, वो अपने सेल वॉल के थिकनिंग को मैक्सिमम कर चुके होंगे और उनके पास थिक वॉल होगा, क्योंकि प्राइमरी वॉल के बाद सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन यहां पे हो गया था, इलोंगेशन जोन में ही सेकेंडरी वॉल बन गया था बच्चों। अब यहां पे और भी वॉल थिकनिंग अगर जरूरत है तो वो होगा मैचुरेशन के दौरान। आप देखो यहां पे थिक वॉल आपको दिख रहा है, जाइलम का एग्जांपल लेके समझ रहे हैं बच्चों, थिक वॉल दिख रहा है और वो लिग्निफाइड है, मतलब यहां पे लिग्निन का डिपोजिशन हो चुका है, जिसके कारण लिग्निफाइड सेल वॉल बनता है, जो कि बहुत ही हार्ड और रिजिड होता है। तो जाइलम बच्चों, जाइलम के जो वॉल होते हैं लिग्निफाइड होते हैं, जिसके कारण यहां पे थिक वॉल दिखाई देता है, जो कि लिग्निफाइड सेल वॉल होता है। और साथ साथ ये प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन भी करता है। इसका मतलब है बच्चों कि प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन का मतलब ये आपने पढ़ा होगा कि जाइलम जो ट्रैकेट्स और वेसल्स होते हैं वो सब डेड सेल्स होते हैं। तो ड्यूरिंग प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन बच्चों ये अपने साइटोप्लाज्म को भी डिजेनरेट करके अपने आप को डेड सेल्स में कन्वर्ट करता है और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है और कंडक्शन में मदद करता है बच्चों। तो हम कहते हैं, और ये इसके बीच में जो ये ल्यूमेन दिखाई दे रहा है बच्चों, यहां से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम जो होता है, यहां पे एग्जांपल हम लोग यानी मैचुरेशन फेज के दौरान बच्चों, तो ये अपने वॉल थिकनिंग को मैक्सिमम कर लेगा और साथ साथ प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन भी दिखाएगा। तो ये तो बात हो गई बच्चों कि फेजेस ऑफ ग्रोथ में सेल्स किस तरह से अपने आप को चेंजेस लाते हैं और मैच्योर सेल्स कहलाते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट है इसके बाद पैरेलल लाइन टेक्निक। बच्चों एनसीईआरटी में जब आप इस डायग्राम को देखोगे, पैरेलल लाइन टेक्निक इलोंगेशन फेज को, इलोंगेशन जोन को पता लगाने के लिए, उस जो सेल्स इलोंगेशन फेज में है उस चीज को पता लगाने के लिए यहां पे ये पैरेलल लाइन टेक्निक यूज किया जाता है। यहां पे बच्चों एग्जांपल ले रहे हैं जर्मिनेटिंग सीड का, और जब हमें इसे पता लगाना होता है, ये टेक्निक है बच्चों जो कि इलोंगेशन का पता लगाता है सेल्स के अंदर। ये कैसे पता लगाता है, तो आप देखो बच्चों होता क्या है यहाँ पे कि जो सीड जर्मिनेटिंग सीड है, जिसको जर्मिनेट करवाना है हमें, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो यहां पे करते क्या है बच्चों, एक लाइनिंग, डॉटेड लाइनिंग खींच लेते हैं, यहां पे लाइनिंग लगा देते हैं बच्चों। जब आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे एनसीईआरटी को तो यहां पे डॉटेड लाइनिंग आपको दिखाई देगा, लाइन लगा देते हैं, मार्किंग कर देते हैं वहां पे। और आफ्टर सर्टेन टाइम जब हम ऑब्जर्व करते हैं इसी सीड को कि कुछ समय के बाद ये सीड में क्या चेंजेस आया, जर्मिनेशन के दौरान वो क्या चेंजेस ला रहा है, तो आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों कि यहाँ पे जो गैप है, ये जो दो लाइनिंग के बीच में जो गैप है बच्चों, वो आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो सबसे आगे वाले सेल्स है वो तो मेरिस्टेमेटिक फेज में सेल्स हैं और वहां पे सेल्स तो एज इट इज रह जाते हैं। सबसे आगे वाले सेल्स मेरिस्टेमेटिक फेज में रहते हैं, लेकिन उसके पीछे जो भी आप दिखाई देगा बच्चों, आप देखो कि यहाँ पे गैप, जो लाइनिंग है उनके बीच में गैप दिखाई दे रहा है बच्चों। ये गैप क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये गैप रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेल्स इलोंगेशन फेज में है यहाँ पे। तो इलोंगेशन फेज को पता लगाने के लिए बच्चों पैरेलल लाइन टेक्निक को यूज किया जाता है, जिसके कारण हम इलोंगेशन फेज को पता लगा पाते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन दियर लाइनिंग पैटर्न। तो ये तो बात हो गई बच्चों पैरेलल लाइन टेक्निक की। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ग्रोथ रेट। बच्चों ग्रोथ रेट क्या होता है, तो द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। मतलब जितना ग्रोथ हुआ है बच्चों किसी यूनिट टाइम में, उसी को हम कहते हैं ग्रोथ रेट, दैट इज चेंज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम कह सकते हैं बच्चों। और इसको हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये दो तरह का ग्रोथ रेट हो सकता है बच्चों, एक नाम दिया जाता है अरिथमेटिक और दूसरा होता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। तो बच्चों बात करते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ रेट क्या होता है। तो अरिथमेटिक ग्रोथ की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो इन अरिथमेटिक ग्रोथ ओनली वन डॉटर सेल्स among the two further divides while other differentiate and become mature। मतलब कोई एक सेल बच्चों अगर डिवाइड कर रहा है तो वो दो सेल में बदलेगा, उस दो में से एक सेल फिर से डिवाइड करेगा, लेकिन दूसरा जो सेल है बच्चों वो मैच्योर कर जाएगा। उस चीज को बच्चों एनसीईआरटी ने एक डायग्राम से समझाया है कि यहाँ पे बच्चों दो सेल्स दिख रहे हैं, जो कि एक सेल से किसी न किसी एक सेल से बच्चों डिवाइड करके दो सेल्स मान लो ये बना है। अब बच्चों इसमें से एक सेल जो होगा वो क्या होगा, डिवीजन करेगा और दूसरा सेल मैच्योर करेगा। मतलब ये जो ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का दिख रहा है बच्चों, सेल्स कैपेबल ऑफ डिवीजन, मतलब ये सेल्स
फिर डिवाइड करेंगे जो ब्लू कलर में है, और दूसरा सेल क्या होगा, मैच्योर होगा। तो देखो 2 सेल्स में से एक सेल डिवीजन में चला गया और ये सेल दोबारा डिवाइड करके 2 सेल्स में बन गया, और फिर ये सेल मैच्योरेशन में चला गया। तो ये मैच्योर कर गया, 2 में से एक मैच्योर कर गया और एक ने फिर से डिवीजन करके 2 सेल्स में कन्वर्ट कर लिया अपने आप को। अब इसमें से फिर से 2 सेल आया बच्चों, इन 2 में से फिर से इसने क्या किया, अपना मैच्योरेशन कर लिया और ये फिर से डिवीजन करने लगा। फिर यहां पे क्या होगा बच्चों, फिर यहां पे एक सेल जो 2 सेल बना उसमें से फिर एक सेल मैच्योरेशन में जाएगा और ये वाला सेल फिर से 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ऐसा चलता रहेगा। मतलब एक सेल 2 सेल में बन रहा है, उसमें से एक सेल डिवीजन में रहेगा और दूसरा मैच्योरेशन में जाएगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे ग्रोथ कैसा हो रहा है, अरिथमेटिक ग्रोथ। और इस तरह के ग्रोथ का एग्जाम्पल रूट एंड शूट इलॉन्गेशन जो होता है कांस्टेंट रेट से होता रहता है, इसी को हम कहते हैं कि ये कैसा ग्रोथ है बच्चों, अरिथमेटिक ग्रोथ रेट है। अब बच्चों इस चीज को हम मैथमेटिकली कैसे समझ सकते हैं, तो इसका एक एक्सप्रेशन होता है बच्चों, LT इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी। एल टी इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी, जिसमें एल टी क्या है, लेंथ ऑफ एट टाइम टी, टाइम टी के समय लेंथ क्या है, एल नॉट मतलब इनिशियल लेंथ है, तो लेंथ एट टाइम 0 मतलब कुछ ना कुछ इनिशियल लेंथ है बच्चों वहां पे, एंड आर यहाँ पे ग्रोथ रेट दिखा रहा है, एलोंगेशन पर यूनिट टाइम कितना हो रहा है वो बता रहा है बच्चों। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे अगर ग्राफ तैयार करेंगे, मतलब अरिथमेटिक ग्रोथ का अगर हम ग्राफ तैयार करेंगे बच्चों, तो हमें एक लीनियर ग्रोथ कर्व दिखाई देगा। मतलब क्यों ऐसा हो रहा है बच्चों, तो उसका कारण है कांस्टेंट रेट से ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे। कैसे, तो पहले हम देख लेते हैं बच्चों, ये ओरिजिन से शुरू नहीं होता है ग्राफ, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ इनिशियल लेंथ ले रखा है। तो यहाँ पे इनिशियल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इनिशियली लेंथ है किसी प्लांट पार्ट का। हाइट ऑफ द प्लांट की बात कर रहे हैं वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ग्राफ तैयार करते हैं बच्चों, तो इनिशियल लेंथ कुछ ना कुछ है। आफ्टर टाइम टी मान लो ये ग्रोथ कुछ है, इतना हुआ, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा ग्रोथ भी क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ता चला जा रहा है। तो कांस्टेंट रेट से यहाँ पे ग्रोथ होता रहेगा, इसलिए हम कहेंगे ग्रोथ कर्व कैसा होगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन ग्रोथ कर्व हमें देखने को मिलेगा पर इन टाइम। तो ये एक्सप्रेशन बच्चों आपको याद रखना है कि अरिथमेटिक ग्रोथ का एक्सप्रेशन क्या होता है, एल टी इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी। तो ये तो बात होगी बच्चों अरिथमेटिक ग्रोथ की, जहां पे लीनियर ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बच्चों ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या होता है बच्चों, कि इन दिस टाइप ऑफ ग्रोथ बोथ प्रोजेनी सेल्स फॉलोइंग माइटोटिक डिवीजन रिटेन द एबिलिटी टू कंटिन्यू टू डिवाइड। मतलब जो 2 सेल्स बनेंगे, एक सेल से जो 2 सेल्स बनेंगे बच्चों, वो दोनों डिवाइड करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू कलर से सेल्स कैपेबल ऑफ डिवीजन की बात की गई है। मान लो एक सेल से कोई 2 सेल बना है, अब ये 2 सेल्स बच्चों फिर से 2 सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों डिवाइड कर रहे हैं। मतलब 1 से 2 बना, 2 से अब देखो बच्चों 4 सेल्स बन रहे हैं, 4 to 8 बनेगा, 8 से 16 और इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो अगर ऐसा ग्रोथ होता है बच्चों कि 2 सेल है, 1 से 2 बना, 2 से 4, 4 to 8, 8 to 16 और इस तरह से सो ऑन चलता चला जाएगा। तो इस तरह के ग्रोथ को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। और ऐसा देखने को कहां मिलता है, तो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो इनिशियल होता है बच्चों, वहां पे हमें ज्योमेट्रिक ग्रोथ देखने को मिलता है। जैसे डिवीजन इन जाइगोट, जाइगोट में भी जो इनिशियल डिवीजन होता है हम उसी को कह सकते हैं कि शुरुआती डिवीजन जो होगा कैसा होगा, ज्योमेट्रिक। और डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो डिवीजन होता है बच्चों, वो है वहां पे भी ज्योमेट्रिक ग्रोथ देखने को मिलता है। एक सेल से 2 और फिर दोनों सेल लगातार क्या करते हैं, डिवाइड करते रहते हैं और इस तरह से इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कि इसको हम कैसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसको एक्सप्रेशन के लिए बच्चों एक्सप्रेशन आता है W1 इज इक्वल्स टू W0 ERT, ERT। तो यहाँ पे W1 क्या है बच्चों, फाइनल साइज। फाइनल साइज जिसमें कि हम वेट भी ले सकते हैं, हाइट भी ले सकते हैं, नंबर भी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। W0 इनिशियल साइज एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, मतलब जहां से शुरुआत ले रहे हैं वहां पे हम इनिशियल साइज ले रहे हैं। R ग्रोथ रेट है बच्चों, E बेस टू द नेचुरल लॉग होता है, लॉग बेस टू, आप लोग पढ़े होंगे बच्चों। तो यहाँ पे इस तरह से हम W1 इज इक्वल्स टू W0 ERT लिखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे इसको हम ग्राफ से समझते हैं, अगर ऐसा ग्रोथ होता है तो कैसा ग्राफ मिलेगा, तो सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व हमें देखने को मिलता है। इस तरह के कंडीशन है बच्चों। होता क्या है इसमें कि इनिशियली इस तरह के ग्रोथ में जब ज्योमेट्रिक ग्रोथ होता है तो इनिशियली ग्रोथ जो होता है बच्चों स्लो होता है, और स्लो ग्रोथ के कंडीशन को हम नाम देते हैं लैग फेज। क्या नाम देते हैं बच्चों, लैग फेज। और जब एक तरह से कह लो बच्चों कि किसी नए कंडीशन के लिए, किसी इन्वायरमेंटल चेंज के लिए, किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए वहां पे क्या होता है, अडेप्टेशन होता है वहां पे प्लांट का। मान लो टेम्परेचर चेंज हुआ, सीजन चेंज हुआ, तो उस कंडीशन में वो इनिशियली अपने आप को क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं। तो इनिशियली अडेप्टेशन के दौरान जो होता है ग्रोथ क्या होता है, स्लो होता है, उसी को कहते हैं लैग फेज। और जब एडेप्टेशन होता है तो बहुत तेजी से ग्रोथ होना शुरू होता है बच्चों। तो जो बहुत तेजी से
मैक्सिमम ग्रोथ जो होता है उसको हम नाम देते हैं एक्सपोनेंशियल फेज या हम कहते हैं लॉग फेज। तो लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज कहा जाता है। और फिर जब न्यूट्रिएंट की थोड़ी सी कमी होनी लग जाती है बच्चों, या सीजन फेवरेबल नहीं होता, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे स्टेशनरी फेज या स्टीडी फेज इसी को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करेगा प्लांट। तो हम कहेंगे इस तरह का ग्रोथ कर्व जो होता है बच्चों, ये सिग्मॉइड एस शेप्ड होता है, तो सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व बना रहा है बच्चों। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे टाइम के रिस्पेक्ट में एक्स एक्सिस पे, और साइज या वेट ऑफ द ऑर्गेन, तो वेट और साइज की बात कर रहे थे बच्चों बाई एक्सिस पे। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि हम कंपेयर करेंगे तो हमें सिग्मॉइडल ग्रोथ कर्व देखने को मिलेगा, जिसमें कि इनिशियली वेरी स्लो ग्रोथ होता है, फिर बहुत तेजी से ग्रोथ होगा बच्चों, लॉग फेज कहेंगे, जिसे कि हम एक्सपोनेंशियल फेज भी कह सकते हैं। और लास्ट में जब जहां पे अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, या कह सकते हैं फेवरेबल कंडीशन फेवरेबल नहीं है, तो वो स्टेशनरी फेज कहलाएगा बच्चों। तो हम कहेंगे इस तरह के ग्रोथ कर्व को सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। तो ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक होता है बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में जो भी ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है उसके कैरेक्टरिस्टिक यही होते हैं। अब इट इज टिपिकल फॉर ऑल सेल्स। ऑल सेल्स सभी सेल्स के लिए, टिश्यू के लिए, ऑर्गन ऑफ अ प्लांट, मतलब प्लांट में कोई भी सेल है, ऑर्गेन है या कोई भी टिश्यू है, तो उसके लिए ये टिपिकल सिग्मॉइडल ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। जहां पे आर बच्चों, ये जो आर वैल्यू दिखा रहा है यहां पे, ये आर जो होता है रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करता है बच्चों। और ये एक तरह से हमें बताता है मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल, रेफर टू एज एफिशिएंसी इंडेक्स। तो आर जो होता है बच्चों, जो ग्रोथ रेट होता है, वो एक्चुअली यहाँ पे रिलेटिव ग्रोथ को हम भी बता सकता है कि रिलेटिवली कितना ग्रोथ हुआ, पहले के रिस्पेक्ट में कितना ग्रोथ हुआ। तो हम इसको हम कहते हैं कि बच्चों ये एफिशिएंसी बता सकते हैं, जितना अच्छा आर होगा उतनी ज्यादा एफिशिएंटली यहाँ पे डिवाइड करने की कैपेसिटी होगी प्लांट के सेल्स में। तो ये आर जो होता है बच्चों, ये एफिशिएंसी इंडेक्स को बताता है कि इट इज द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल, कि कितनी एबिलिटी है उस प्लांट सेल में, प्लांट मटेरियल में, कि नए प्लांट मटेरियल को वो बना सकता है। तो इस तरह से हम कहते हैं बच्चों कि ये बात हो गई ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट की। नेक्स्ट है बच्चों, ग्रोथ रेट में ही कंपैरिजन कहते हैं बच्चों, कंपैरिजन कर रहे हैं कि कैसा ग्रोथ रेट होता है। तो ये दो तरह का होता है बच्चों। तो क्या होता है समझते हैं कि क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम कैन ऑल्सो बी मेड इन टू वेज। दो तरह से हम ग्रोथ को कंपेयर कर सकते हैं बच्चों। पहला एब्सोल्यूट ग्रोथ, और दूसरा होता है बच्चों रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है और रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है बच्चों? तो मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ। टोटल ग्रोथ को मेजरमेंट कर रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं बच्चों, तो हम उसको कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ। और the growth of the given system per unit time expressed on a common basis, that is example ले बच्चों, per unit initial parameter is called relative growth rate। मतलब यहां पे कंपैरिजन करेंगे बच्चों। रिलेटिव ग्रोथ रेट हम कब लेंगे? जब हम कंपैरिजन करेंगे उसका इनिशियल पैरामीटर से, तो हम कहेंगे रिलेटिव ग्रोथ रेट। इस चीज को समझते हैं बच्चों एक डायग्राम से जो एनसीईआरटी ने दिया है। तो ये डायग्राम क्या कहना चाह रहा है बच्चों? तो आप यहां पे देखो, एक एक्सप्लेनेशन है, दो लीफ को लिया गया है, लीफ ए और लीफ बी। अब बच्चों लीफ ए है जिसका इनिशियल साइज, दो लीफ लिया गया है बच्चों, जिसका इनिशियल साइज क्या है? इनिशियली 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो लीफ ए का इनिशियल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर साइज है बच्चों, और लीफ बी का इनिशियल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो यहां पे लिखा है बच्चों 5 और 50। तो ए का इनिशियल साइज कितना? 5, और बी का इनिशियल साइज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया है। अब हम इसे कंडीशन देते हैं बच्चों ग्रोथ का, मान लो 1 वीक का टाइम दिया, फिर हम इस लीफ को फिर से मेजर करेंगे और देखते हैं क्या चेंज आया। तो 5 से ये लीफ ए जो है ए डैश में कंप्लीट कन्वर्ट कर गया, मतलब साइज बढ़ा तो हम उस टोटल साइज को ए डैश ले रहे हैं बच्चों, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और बी उसी जगह पे बी डैश में कन्वर्ट हो गया और इसका साइज आया 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों अब हम इस बेसिस पे एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ को देखेंगे। जब हम एब्सोल्यूट ग्रोथ को हम कहेंगे तो कहेंगे फाइनल माइनस इनिशियल साइज। अब बच्चों फाइनल क्या है? 10, इनिशियल ए का कितना था? 5, तो 10 माइनस 5 करेंगे बच्चों, तो ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर लीफ ए का हमें एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर लीफ बी की बात करें तो फाइनल क्या है? 55, माइनस करेंगे बच्चों इनिशियल साइज से, तो हम देखेंगे 50। तो 55 माइनस 50 कितना होगा बच्चों? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब दोनों में ग्रोथ हमें एब्सोल्यूट जो चेंज देखने को मिल रहा है बच्चों 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सेम दिखाई दे रहा है अगर हम एब्सोल्यूट ग्रोथ देखें तो। लेकिन अगर हम इसी को कंपेयर करेंगे इनिशियल पैरामीटर से, इनिशियल पैरामीटर को ही रिलेटिव ग्रोथ रेट कहते हैं बच्चों, ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर इन टाइम डिवाइडेड बाय इनिशियल पैरामीटर इनटू 100। तो जब आप कंपेयर करोगे बच्चों यहां पे,
तो आप देखोगे कि इसके लिए ग्रोथ, अब रिलेटिव ग्रोथ रेट ए के लिए अगर बात करोगे बच्चों, तो हम कहेंगे कि यहां पे 10, तो यहां पे क्या होगा 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5, ये तो और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 5 डिवाइडेड बाई 5 आएगा इंटू 100 आएगा, तो हम कहेंगे यहां पे ग्रोथ कैसा हुआ है बच्चों 100%, और उसी चीज को यहां पे लिखा गया है। तो जो चेंज आया हमें कितना चेंज आ रहा था, 5 दोनों में आ रहा था, लेकिन जब हम इनिशियली से कंपेयर करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा बच्चों ए के लिए। और बी के लिए अगर हम बात करें तो बी के लिए आप देखोगे कि 55 माइनस 50, 55 माइनस 50 यहां पे करेंगे बच्चों, और इनिशियल कितना था 50 इंटू 100 करना है बच्चों रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालने के लिए। तो आप देखो 10 और ये 10, तो यहां पे ग्रोथ जो होगा इसके लिए कितना होगा बच्चों, बी के लिए 10%, तो बी के लिए ग्रोथ रेट क्या होगा 10%, लेकिन ए के लिए ग्रोथ कितना हुआ 100%। तो बताओ एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है। तो यहां पे हम कहेंगे कि जितने टाइम ड्यूरेशन, कंडीशन दोनों के लिए सेम था बच्चों, ए के लिए भी और बी के लिए भी कंडीशन दोनों के लिए सेम रखा था, लेकिन ए के रिस्पेक्ट में बी का ग्रोथ जो है बच्चों वो 10% है, जबकि ए का ग्रोथ 100% है सेम कंडीशंस पे। आप देखो ए ने क्या किया, अपने आप को 100% चेंज दिखाया पर यूनिट टाइम, जितना टाइम हमने दिया था उतना टाइम में, और बी ने अपने आप को 10% ही इंक्रीज दिखाया। तो हम कहेंगे यहां पे आर जो है किसका ज्यादा है, ए का। किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, ए की। बी के कंपैरिजन में 10 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंसी किसका है बच्चों, ए का। तो हम कह सकते हैं इस तरह से एब्सोल्यूट ग्रोथ फाइनल माइनस इनिशियल साइज करना है, और रिलेटिव ग्रोथ में फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल पैरामीटर इनटू 100 करेंगे तो बच्चों हमें रिलेटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ए का 100% और बी का 10% हमें रिलेटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा, मींस ए इज मोर एफिशिएंट देन बी। तो हम इस एग्जांपल से इस तरह से बच्चों इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कंडीशंस फॉर ग्रोथ। तो कौन कौन से कंडीशंस होते हैं ग्रोथ के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट को अगर ग्रोथ करना है तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर की, वाटर का मिलना जरूरी है। प्लांट सेल ग्रो इन साइज, जिसके वाटर के कारण क्या होगा, पानी आएगा, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, तो सेल का इनलार्जमेंट होगा, विच रिटर्न रिक्वायर्ड वाटर। तो सेल को अपना साइज बढ़ाने के लिए वाटर की जरूरत होती है, जिसका मेन कारण क्या है बच्चों, टर्गर प्रेशर डेवलप करना। टर्जिडिटी अगर होगा, टर्गर प्रेशर डेवलप होगा तो सेल का ग्रोथ होगा और एक्सटेंशन होगा ग्रोथ का। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी एसेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटी। ऑक्सीजन है बच्चों तो फूड का ऑक्सीडेशन होगा प्रॉपर, और फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो वहां पे एनर्जी ज्यादा मिलेगी, तो ग्रोथ ज्यादा होगा। न्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, न्यूट्रिएंट के बिना कोई भी काम प्लांट में होने वाला नहीं हर किसी के लिए। तो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट एसेंशियल एलिमेंट जो भी है, मैक्रो हो या माइक्रो दोनों इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिएंट आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बनाना है तो न्यूट्रिएंट का होना जरूरी है। एंड एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी, इसी से एनर्जी का सोर्स बनता है बच्चों। फिर टेम्परेचर, इन सब के अलावा टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है। एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैज ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलेगा तो सबसे अच्छा ग्रोथ माना जाता है बच्चों, वहीं पे सबसे अच्छा ग्रोथ होता है। और इससे कोई भी डिविएशन हो, लो टेम्परेचर हो या हाई टेम्परेचर हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए वो क्या होता है, खतरनाक होता है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट है बच्चों इन्वायरमेंटल सिग्नल सच एज लाइट, ग्रेविटी। अब इन्वायरमेंटल सिग्नल, लाइट बच्चों प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन्वायरमेंटल सिग्नल है। फिर ग्रेविटी की बात करें तो सॉइल भी एक इंपॉर्टेंट, सॉइल के अंदर जो सॉइल को हम यहां पर देख सकते हैं बच्चों की ग्रेविटी जो है वो सिग्नल देता है सॉइल से। जियोट्रोपिज्म, ग्रेविटी क्या देता है, जियोट्रोपिज्म, रूट को, कि जियोट्रोपिज्म होगा तो उसको एनकरेज प्रोवाइड करेगा, और एनकरेज मिलेगा तो प्लांट का ग्रोथ मैक्सिमम देखने को मिलता है। तो ये तो बात हो गई कंडीशंस की, कौन कौन से कंडीशंस चाहिए ग्रोथ के लिए बच्चों, कि प्लांट को अगर फेवरेबल कंडीशन मिल गया ग्रोथ के लिए तो प्लांट का ग्रोथ मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। बच्चों इस चीज को हम लोग इस फ्लोचार्ट से समझते हैं कि डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन क्या होता है। बच्चों प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होता है, जो लगातार डिवीजन करता रहता है, वो उसे हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और जो डिवीजन कर रहे हैं इनिशियली जहां से जो कि एम्ब्रायनिक सेल से डेवलप होकर आए हैं, उन्हें कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो ये प्राइमरी मेरिस्टेम है बच्चों, जिसके पास कैपेसिटी होती है डिवीजन करने की। जब तक ये डिवाइड करेगा हम इसे कहेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और ये डिवाइड करके सेल डिवीजन करेगा बच्चों तो न्यू सेल्स बनाएंगे। तो यहां पे जो न्यू सेल्स बने हैं हम कहेंगे कि ये जो न्यू सेल्स हैं अभी भी डिवीजन की कैपेसिटी रख सकते हैं, और कुछ सेल्स फिर से डिवीजन में जाएंगे।
कुछ सेल्स फिर से इसमें से डिवीजन में जाएंगे, मतलब यहां पे प्राइमरी मेरिस्टेम से जो डिवाइड करके नए सेल्स बने वो फिर से कुछ सेल्स वहां पे डिवीजन में जाएंगे, लेकिन कुछ सेल्स बच्चों मैचुरेशन की तरफ जाएंगे और मैचुरेशन की तरफ जाने के लिए उन्हें डिवीजन कैपेसिटी को छोड़ना होगा, मतलब अब वो डिवाइड आगे नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे कि अगर वो डिवीजन कैपेसिटी को छोड़कर अपने आप को मैच्योर करवाते हैं तो हम कहेंगे कि वो डिफरेंशिएटेड सेल कहलाएंगे, और वो अपने इस प्रोसेस का नाम जिसके कारण वो डिफरेंशिएटेड सेल कहलाएंगे हम उसका नाम देते हैं डिफरेंशिएशन। मतलब जो न्यू सेल्स बने उनमें से कुछ सेल्स डिवीजन कैपेसिटी को दोबारा गेन करेंगे और दोबारा मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो दूसरा जो कुछ सेल्स होंगे वो डिफरेंशिएशन की तरफ जाएगा, मतलब मैचुरेशन की तरफ जाएगा, और वहां पे बनेगा बच्चों प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू इसे कहते हैं जो डिवीजन नहीं कर सकता, तो ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं बच्चों। और इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं कि यहां पे एग्जाम्पल है प्राइमरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। ये सब किस तरह के बच्चों? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल है। अब जब तक ये डिवाइड नहीं करते हैं तब तक हम उन्हें प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कहेंगे, लेकिन अगर प्लांट के जरूरत के अनुसार उनको डिवीजन करना पड़ा तो उनमें से कुछ सेल्स क्या होंगे बच्चों? दोबारा डिवीजन की कैपेसिटी को गेन करेंगे। तो दोबारा डिवीजन की कैपेसिटी को गेन करेंगे तो जो सेल्स दोबारा डिवीजन की कैपेसिटी को गेन करेंगे हम उनमें कहेंगे कि वो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स है, और वो जो प्रोसेस है जिस दौरान वो डिवीजन करेगा हम उस प्रोसेस का नाम देंगे डी डिफरेंशिएशन। और ये डी डिफरेंशिएशन करके बच्चों क्या होगा? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट होंगे, मतलब वो इस तरह के टिश्यूज में डिवीजन की कैपेसिटी होती है बच्चों, और इसका एग्जांपल होता है वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। तो ये जो दो तरह के कैम्बियम सेल्स हैं ये क्या करते हैं? ये डिवीजन करते रहते हैं, और ये डिवीजन करते, जब तक ये डिवीजन करते रहेंगे बच्चों हम इसे नाम देंगे सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब जब तक ये डिवाइड कर रहे हैं बच्चों नए सेल्स बनते रहेंगे। अब नए सेल्स जो बनेंगे उनमें से कुछ सेल्स लगातार डिवीजन करते रहेंगे और कुछ सेल्स मैचुरेशन की तरफ जाएंगे, जैसा कि यहां पे हो रहा था। न्यू सेल्स बने, कुछ सेल्स लगातार डिवीजन करते रहेंगे और कुछ सेल्स मैचुरेशन में जाएंगे। तो ठीक उसी तरह से सेकेंडरी मेरिस्टेम जब डिवाइड करेगा बच्चों तो कुछ सेल्स लगातार डिवीजन करते रहेंगे और कुछ सेल्स मैचुरेशन की तरफ जाएंगे। मतलब ये सेल्स जो यहाँ पे प्राइमरी मेरिस्टेम था वो पहले प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हुआ, फिर वो डिवीजन कैपेसिटी गेन करके सेकेंडरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट हुआ, और फिर ये डिवाइड करके उनमें से कुछ सेल्स मैचुरेशन की तरफ जाएंगे और कुछ सेल्स डिवाइड करते रहेंगे। तो जो सेल्स मैचुरेशन की तरफ जाएंगे बच्चों उन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, और उस प्रोसेस को जिसके कारण ये अपने आप को दोबारा मैच्योर करवा रहे हैं, मतलब अब यहां के बाद ये सेल्स दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इन्होंने अपने डिवीजन कैपेसिटी को क्या कर दिया? लूज कर दिया। और डिवीजन कैपेसिटी को लूज कर जब ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होंगे तो हम बोलेंगे बच्चों की ये अब फाइनली मैच्योर टिश्यू बन चुका है, कि इसकी मैच्योरिटी हो चुकी है, और ये कहलाता है बच्चों सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल है बच्चों ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये तो बात हो गई बच्चों कि जब तक कोई सेल डिवाइड कर रहा है हम कहेंगे मेरिस्टेमेटिक, डिवीजन छोड़ दिया तो डिफरेंशिएटेड हो गया। जब तक वो डिवीजन नहीं कर रहा मैच्योर होने के बाद तब तक वो परमानेंट टिश्यू है, और जैसे ही वो दोबारा डिवीजन की कैपेसिटी गेन करेगा हम कहेंगे डी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, और फिर वो डी डिफरेंशिएटेड सेल जब तक डिवाइड कर रहा है डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू कहलाएगा, और जब वो डिवीजन कैपेसिटी दोबारा छोड़ देगा और मैच्योरेशन की तरफ चला जाएगा तो हम कहेंगे डी डिफरेंशिएट हो गया, मतलब दोबारा मैच्योर हो गया। तो ये तो बात हो गई बच्चों कि डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन होता क्या है। अब बच्चों इस पे यहां पे एनसीईआरटी ने कुछ क्वेश्चंस पूछे, उसको डिस्कस करते हैं कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब अ ट्यूमर सेल। अगर कोई ट्यूमर है तो उसे आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, किस कैटेगरी में रखेंगे? डिफरेंशिएटेड, डी डिफरेंशिएटेड या रीडिफरेंशिएटेड। तो हम कह सकते हैं जो ट्यूमर है बच्चों वो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स के कैटेगरी में आएगा। डी डिफरेंशिएटेड क्यों? क्योंकि जो भी ट्यूमर बनता है बच्चों हमारे बॉडी में वो पहले हमारा बॉडी मैच्योर करता है। मान लो लीवर का ट्यूमर बना है या कोई और दूसरे पार्ट का ट्यूमर बना है, तो ट्यूमर कैसे बना? तो बच्चों पहले लीवर बना, मतलब हमारे बॉडी ने पहले मैच्योरिटी लाई। प्लांट में भी उसी तरह से पहले मैच्योरिटी आई होगी। किसी पार्ट में अगर ट्यूमरस ग्रोथ होता है तो प्लांट में पहले मैच्योरिटी आई, और वो मैच्योरिटी के बाद उसने अनलिमिटेड अनकंट्रोल डिवीजन करना शुरू कर दिया, मतलब दोबारा डिवीजन की कैपेसिटी, पहले वो मैच्योर हो चुका था, डिवीजन कैपेसिटी छोड़ चुका था, अगर उसने दोबारा डिवीजन करना शुरू कर दिया और वो भी कैसा? अनकंट्रोल, तो हम कहेंगे कि वो क्या बन चुका है? ट्यूमर। ठीक उसी तरह से बच्चों दूसरा क्वेश्चन पूछा है यहां पे कि हाउ वुड यू कॉल द पैरेन्काइमा सेल्स। पैरेन्काइमा सेल्स वो होते हैं जो बच्चों प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के कैटेगरी में आते हैं, पैरेन्काइमा। तो ये परमानेंट टिश्यू में आते हैं बच्चों कि अगर उनको हमने लेबोरेटरी में ले जाकर इंड्यूस किया कि वो दोबारा डिवाइड करे, मींस दैट आर मेड टू डिवाइड
अंडर कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में अगर हम पैरेन्काइमा सेल्स जो कि मैच्योर हो चुके थे पहले, उनको हम दोबारा डिवीजन की कैपेसिटी गेन करवाते हैं, तो फिर से बच्चों हम क्या नाम देंगे, डी डिफरेंशिएशन की। वो परमानेंट टिश्यू था, उसने डिवीजन छोड़ा था और डिवीजन के बाद दोबारा उसने डिवीजन गेन किया, मतलब डी डिफरेंशिएटेड स्टेट में आ गया। तो इस तरह से हम इन दोनों क्वेश्चन को बच्चों डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई बच्चों डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन की। नेक्स्ट है बच्चों डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था ग्रोथ इन प्लांट इज ओपन। क्यों पढ़ा था बच्चों, वहां पे एक माना गया था कि नए नए सेल्स ऐड होंगे तो हम ग्रोथ को ओपन मानेंगे। अब डिफरेंशिएशन को ओपन क्यों कहा गया बच्चों एनसीईआरटी में, और इसका कारण भी बताया गया है कि उसका कारण बिकॉज द सेल्स और टिश्यू अराइजिंग आउट ऑफ द सेम मेरिस्टेम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एट मैच्योरिटी। मतलब मैच्योरिटी के दौरान एक ही मेरिस्टेम से अराइज हुए अलग अलग सेल्स जो है बच्चों, वो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर में डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि हो सकता है उसी मेरिस्टेम से डेवलप किए हुए स्ट्रक्चर एपिडर्मिस में बदल जाए, हो सकता है कि वो कॉर्टेक्स में बदल जाए, हो सकता है कि एंडोडर्मिस में बदल जाए, हो सकता है कि वो जाइलम या फ्लोएम और भी कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर जो रूट लेयर में होते हैं, या जहां पे भी वो डेवलप कर रहे हैं बच्चों, वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स में डेवलप कर सकते हैं। मैच्योरिटी के दौरान उनमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स हो सकता है। एंड द फाइनल स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी ऑफ अ सेल इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ द सेल विद इन द प्लांट बॉडी। और जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो किस रूप में डेवलप करेंगे, कौन से स्ट्रक्चर में डेवलप करेंगे, वो डिपेंड करता है बच्चों किस पे, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि उनका लोकेशन प्लांट बॉडी में कहां पे है। ठीक है, अलग अलग एक ही मेरिस्टेम से डेवलप किए हुए स्ट्रक्चर अलग अलग में डेवलप कर सकते हैं, मैच्योर हो सकते हैं, लेकिन वो किस तरह के स्ट्रक्चर में डेवलप करेंगे ये लोकेशन ऑफ द सेल, कि वो सेल का लोकेशन कहां है बच्चों, उस पर भी डिपेंडेंट होता है। अब इस चीज को समझने के लिए एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल दिया बच्चों, द सेल्स पोजिशन अवे फ्रॉम द रूट एपिकल मेरिस्टेम, कि जो सेल रूट एपिकल मेरिस्टेम से अवे हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, उनको डेवलप करना, डिफरेंशिएट करना किस में होता है बच्चों, रूट कैप्सूल्स में डिफरेंशिएट कर जाते हैं। मींस रूट एपिकल मेरिस्टेम से जो दूर हो गए, वो आगे की तरफ चले गए, दूर हो गए, तो हम कहेंगे कि उनको डिफरेंशिएट किस में करना होगा बच्चों, रूट कैप में। एंड व्हाइल दोज पुश टू पेरिफेरी मैच्योर एज एपिडर्मिस। और जो पेरिफेरल रीजन में पहुंच गए, जो पीछे की तरफ आ गए, पेरिफेरल रीजन में आ गए, हम उन्हें कहेंगे कि वो किस में डिफरेंशिएट कर जाएगा बच्चों, एपिडर्मिस में। तो ये जो स्ट्रक्चर है कि कहां पे पोजीशन हो रहा है सेल्स का, उस पे भी डिफरेंशिएशन मैच्योरेशन डिपेंड करता है। कि डिफरेंशिएशन ओपन क्यों कहा जा रहा है, तो एक ही मेरिस्टेम से डेवलप करने वाले अलग अलग सेल्स अपने पोजीशन के आधार पर बच्चों, मान लो रूट एपिकल मेरिस्टेम है और वो सेल यहां पे है और वो सेल मैच्योर होते होते बहुत अंदर चला गया, इनर लेयर में पहुंच गया बच्चों, तो हो सकता है इनर लेयर में पहुंचने के बाद वो पित्त में डेवलप कर जाए, हो सकता है कि जाइलम में डेवलप कर जाए, हो सकता है फ्लोएम में डेवलप कर जाए, या पेरिसाइकल या एंडोडर्मिस, या अगर बाहर में नजदीक है बच्चों तो हो सकता है वो एपिडर्मिस के नजदीक है तो कॉर्टेक्स में डेवलप हो जाए या एपिडर्मिस में डेवलप, तो कुछ में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये ओपन है उनके लिए, उनके पोजीशन पर डिपेंडेंट है, इसलिए यहां पे कहा गया बच्चों कि डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन। तो ग्रोथ के लिए आपको समझना है कि ग्रोथ में नए सेल्स ऐड हो रहे हैं तो ग्रोथ ओपन है, लेकिन डिफरेंशिएशन ओपन क्यों है, कि वो फ्री हैं, उनके पास कैपेसिटी है पोजीशन के आधार पे कि वो किस तरह के स्ट्रक्चर में डेवलप करेंगे। ये डिपेंड किस पे भी कर सकता है बच्चों, लोकेशन ऑफ द प्लांट। उस सेल के अंदर जो उस सेल का लोकेशन है, उस प्लांट के अंदर उस सेल का जो लोकेशन है, उस पे डिपेंडेंट होंगे कि वो किस तरह के रूप में डिफरेंशिएट करेंगे। इसलिए हम इसको डिफरेंशिएशन को भी बच्चों ओपन फॉर्म मानते हैं। नेक्स्ट है बच्चों डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट होता क्या है बच्चों, तो डेवलपमेंट इज अ टर्म दैट इंक्लूड ऑल चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ सीड टू सेनेसेंस। मतलब किसी भी प्लांट में सीड जर्मिनेशन से स्टार्ट होकर सेनेसेंस एज तक, सेनेसेंस तक जाने के दौरान जो भी चेंजेस प्लांट में देखने को मिलता है बच्चों, हम उसे ही नाम देते हैं डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या है, ऑल द चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज। तो एक किसी भी प्लांट में जितने भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, कहां से, सीड जर्मिनेशन से लेकर सेनेसेंस के आने तक, हम उन पूरे चेंजेस को नाम देते हैं बच्चों डेवलपमेंट का पार्ट मानते हैं। मतलब सीड जर्मिनेशन हुआ, जुवेनाइल फेज आएगा, जुवेनाइल फेज के साथ साथ उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी, सीड फॉर्मेशन होगा,
फिर बच्चों सेनेसेंस आता है और फाइनली प्लांट का क्या होता है, डेथ। तो जो भी चेंजेज आ रहा है, रूट बनना, लीफ बनना, सब कुछ बनना, ये सब क्या है, एक तरह का डेवलपमेंट ही माना जाता है बच्चों प्लांट्स में। तो हम कहते हैं कोई भी तरह का चेंज होगा तो हम उसे नाम देंगे डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट बच्चों दो वर्ड के, दो तरह के फिनोमेना के मिलने से होता है। इट इज सम टोटल ऑफ टू इवेंट्स, दैट इज ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। मतलब ग्रोथ के साथ डिफरेंशिएशन भी हो रहा है तो हम उसे नाम देते हैं डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन का सम है बच्चों डेवलपमेंट। की ग्रोथ भी होना चाहिए और साथ साथ डिफरेंशिएशन भी, मैच्योरिटी भी आनी चाहिए। ग्रोथ के साथ मैच्योरिटी भी आता चला जाए तो हम कहेंगे वहां पर क्या हो रहा है, डेवलपमेंट। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंशियल प्रोसेस दैट कंस्टिट्यूट द डेवलपमेंट ऑफ अ सेल इन हायर प्लांट इन गिवन। मतलब ये डायग्राम जो है उसके डेवलपमेंट को डायग्रामेटिकली समझा रहा है बच्चों। और ये मानना है आपको, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू टिश्यू और ऑर्गन। तो एक प्लांट के लिए तो ये एप्लीकेबल है ही, ये किसी टिश्यू या किसी ऑर्गन के लिए भी बच्चों ये एप्लीकेबल होता है। तो कैसे इसको समझना है, तो बच्चों यहां पे कोई मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, मान लो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में प्लाज्मेटिक ग्रोथ का मतलब साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगा बच्चों। तो प्लाज्मेटिक ग्रोथ का मतलब वो तैयारी बच्चों जो डिवीजन करने के लिए या मैच्योरिटी के लिए आती है। तो प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुआ। अब यहां पे कुछ सेल्स हैं बच्चों, उनमें से कुछ सभी सेल्स ने क्या किया, अपने अंदर प्लाज्मेटिक ग्रोथ लाया। लेकिन उनमें से कुछ सेल्स, मान लो बहुत सारे सेल्स हैं, उनमें से कुछ सेल्स डिवीजन में दोबारा चले जाएंगे क्योंकि उन्हें क्या बन के रहना है, मेरिस्टेमेटिक बनना है बच्चों। तो जिन्हें मेरिस्टेमेटिक रहना है वो दोबारा डिवीजन में चले जाएंगे। लेकिन जिन सेल को मैच्योर होना है, जिन सेल को मैच्योर होना है, अब वो क्या करेंगे, वो एक्सपेंशन में जाएंगे। तो जिन्हें यहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स था उन्होंने अपने अंदर प्लाज्मेटिक ग्रोथ किया। प्लाज्मेटिक ग्रोथ में के बाद कुछ सेल्स डिवीजन में ही रह जाएंगे और कुछ सेल्स अपने आप को मैच्योरेशन की तरफ ले जाएंगे। और जो सेल मैच्योरेशन की तरफ ले जाएगा बच्चों, उन्हें पहले क्या कहां जाना होगा, अपने एक्सपेंशन के अंदर, दैट इज इलोंगेशन फेज में जाना होगा। जब वो अपने आप को मैक्सिमम इलोंगेट कर लेगा बच्चों, साइज मैक्सिमम कर लेगा, तो वहां पे अब उसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन। मतलब अब उसे डिफरेंशिएशन में जाना होगा, अपने आप को मैच्योर करना पड़ेगा। और मैच्योरेशन डिफरेंशिएशन अपने आप को फाइनली स्ट्रक्चरली और फंक्शनली मैच्योर करना होगा। फिर फाइनली उसमें मैच्योरेशन की बात आएगी। जैसे बच्चों अगर हम बात करें कि जो जाइलम बनता है, जाइलम में क्या होता है, जाइलम में प्रोकैम्बियम से प्राइमरी जाइलम बना। तो प्रोकैम्बियम सेल से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था उससे जो प्राइमरी जाइलम बना वो बच्चों डिफरेंशिएशन था। लेकिन जाइलम में अब क्या होगा, लिग्निन का डिपोजिशन जो होगा जाइलम के वॉल पे, वो किस दौरान होगा बच्चों, मैच्योरेशन फेज के दौरान होगा। मतलब प्लाज्मेटिक ग्रोथ, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे उनमें एक्सपेंशन हुआ, मैक्सिमम साइज बढ़ा लिया। फिर क्या हुआ, डिफरेंशिएशन, उनमें मैच्योरिटी आई। और उसके साथ साथ उनमें जो हाईली स्पेशलाइज्ड मैच्योरिटी जो कहते हैं लिग्निफिकेशन जो जाइलम में हो रहा है, वो किस दौरान होगा, मैच्योरेशन के दौरान। और जब ये हो जाएगा बच्चों तो हम कहेंगे अब वो क्या बन गया, मैच्योर सेल्स बन गए। अब मैच्योर सेल्स बनेंगे, जब तक मैच्योरिटी रहेगी वो अपने फंक्शन परफॉर्म करते रहेंगे और धीरे धीरे उनमें एजिंग का प्रोसेस भी चलता रहेगा। और फिर कौन सा फेज आएगा बच्चों, सेनेसेंस। अब सेनेसेंस आएगा, फिर फाइनली क्या होगा, उनका डेथ हो जाएगा बच्चों। मतलब इस तरह से किसी भी प्लांट के अंदर डेवलपमेंट चलता रहता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल से प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुआ, फिर जो मैच्योरेशन में जाना चाहते हैं एक्सपेंशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, फिर मैच्योरेशन होगा, फिर मैच्योर सेल्स बनेंगे और फिर सेनेसेंस होगा और फिर क्या होगा बच्चों, डेथ। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट किस तरह से किसी प्लांट में होता है। अब बच्चों नेक्स्ट है कि ये जो डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट के दौरान प्लांट कभी कभी, उस सीक्वेंशियल डेवलपमेंट के दौरान कभी कभी कुछ चेंजेस प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। और इसी चेंजेस को हम कह सकते हैं एक तरह से बच्चों एडेप्टेशन टू द कंडीशन, और उसको प्लांट्स में नाम देते हैं प्लास्टिसिटी। तो क्या होता है बच्चों, समझते हैं इसको। प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे, हो सकता है प्लांट एक डिफरेंट पाथवे फॉलो करे, किसके रिस्पॉन्स में, इन्वायरमेंटल के रिस्पॉन्स में। मान लो इन्वायरमेंट में कोई चेंज आया उसके रिस्पॉन्स में, या फेज, लाइफ का फेज चेंज हो रहा है बच्चों, जुवेनाइल फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज है, तो इस तरह से फेजेस प्लांट में चेंज होता है। फिर सेनेसेंट फेज आता है। तो फेजेस के अनुसार प्लांट में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, उसी को हम नाम देते हैं यहाँ पे प्लास्टिसिटी की। ये क्या कहलाएगा बच्चों, प्लास्टिसिटी है। तो दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी, कि अपने अंदर वो क्या कर सकता है, चेंजेस ला सकता है इन अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स। प्लास्टिसिटी को सबसे अच्छा समझा जाता है बच्चों जिसे हम कहते हैं हेट्रोफाइली। हेट्रोफाइली मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ प्लांट में देखने को मिलेगा। तो हेट्रोफाइली इन लीफ, लीफ के हेट्रोफाइली मतलब एक ही प्लांट को अलग अलग तरह का लीफ हमें देखने को मिल सकता है अगर हम अलग अलग कंडीशन में देखते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है बच्चों
हेट्रोफाइली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर। हेट्रोफाइली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर। तो बच्चों यहां पे एग्जांपल दिया है लार्कस्पर का डायग्राम, जो कि जुवेनाइल फेज में है और ये एडल्ट फेज में है। तो ये क्या हो रहा है बच्चों, फेजेस ऑफ लाइफ का एग्जांपल है कि फेजेस चेंज हो रहे हैं, लाइफ का फेज, जुवेनाइल फेज और एडल्ट फेज। जुवेनाइल फेज में देखो लीफ जो है अनब्रांच्ड है, लेकिन जब वो एडल्ट फेज आया तो लीफ में क्या हो गई, ब्रांचिंग हो गई। तो आप देख रहे हो चेंज, लीफ के पैटर्न में क्या आया, चेंज आया। तो प्लांट में इस तरह के चेंजेस हम देख सकते हैं और इसी को नाम देते हैं हेट्रोफाइली बच्चों, डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ। जुवेनाइल फेज में हमें लीफ का टाइप कुछ और दिख रहा है और एडल्ट फेज में हमें लीफ में कुछ और दिख रहा है, स्ट्रक्चर हमें कुछ और दिख रहा है। तो इसी को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी, जो कि लीफ में आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर दूसरे तरह का दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों कि डिफरेंट शेप्स ऑफ लीफ प्रोड्यूस इन एयर एंड दोज प्रोड्यूस इन वाटर, जिसको हम देखते हैं बच्चों बटर कप, जिसका एक साइंटिफिक नेम है रेननक्यूलस। ऑल्सो रिप्रेजेंट द हेट्रोफाइलस डेवलपमेंट ड्यू टू इन्वायरमेंटल, और इसको हम नाम देते हैं बच्चों इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी। तो ये जो एग्जांपल देख रहे हो बटर कप का बच्चों, ये इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी का है। इन्वायरमेंटल कंडीशन के चेंज होने के कारण ये चेंजेस लीफ में दिखा रहा है, तो इसे कहते हैं हेट्रोफाइली ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। अब बच्चों समझना है इसको, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में है, मतलब लैंड पे एरिया पे है, सॉइल में है, तो जो लीफ का स्ट्रक्चर है वो इस तरह का दिख रहा है बच्चों, ब्रांचिंग दिख रही है और ब्रॉड लीफ दिख रहे हैं। मतलब लीफ आपको कैसा दिख रहा है, ब्रॉड, इस तरह का लीफ दिख रहा है बच्चों। लेकिन जब यही प्लांट अगर एक्वेटिक हैबिटेट में ग्रो करता है तो यहां पे हम लीफ में स्ट्रक्चर चेंज देखेंगे और लीफ जो होगा हमें निडल लाइक लीफ दिखाई दे रहा है, निडल लाइक, पतले पतले लीफ, निडल लाइक लीफ दिखाई दे रहे हैं। तो कारण क्या है बच्चों, तो वाटर करंट, अगर पानी में यह प्लांट ग्रो करता है तो वाटर करंट का जो प्रेशर है, अगर ब्रॉड लीफ हुआ तो ज्यादा प्रेशर होगा और उसके कारण हो सकता है कि प्लांट पानी के साथ बह जाए। तो उससे बचने के लिए उसने क्या किया, लीफ के स्ट्रक्चर को चेंज किया और निडल लाइक बना लिया, ताकि बीच से भी पानी निकल जाए और ज्यादा वाटर का प्रेशर उसे टॉलरेट ना करना पड़े और आसानी से सर्वाइव कर सके। तो अपने सर्वाइवल के लिए इसने इन्वायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग अपने लीफ के पैटर्न में क्या लाया, चेंज लाया। तो हम इस तरह के कंडीशन के एग्जांपल को बच्चों इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी नाम देते हैं। और अगर फेजेस ऑफ लाइफ चेंज हो रहे हैं, मतलब जुवेनाइल फेज में लीफ का स्ट्रक्चर कुछ और है और अडल्ट फेज में लीफ का स्ट्रक्चर कुछ और है, तो इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, फिजियोलॉजिकल प्लास्टिसिटी या फेजेस ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग प्लास्टिसिटी है। तो ये फिजियोलॉजिकल, क्योंकि जुवेनाइल फेज का फिजियोलॉजी अलग है प्लांट में और एडल्ट फेज का फिजियोलॉजी अलग हो जाता है थोड़ा बहुत, और ये इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी का एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों डेवलपमेंट। डेवलपमेंट पे ही आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट को यहां पे डिफाइन किया गया, डेवलपमेंट इज कंसीडर्ड एज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, कि ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन का सम है। तो ये कंट्रोल कितने फैक्टर्स पे होता है, तो दो तरह के फैक्टर्स पे बच्चों ये कंट्रोल होता है। एक होता है एक्सट्रिंजिक, एक्सट्रिंजिक मतलब बाहर का फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, और दूसरा होता है इंट्रिंजिक, जिसे हम इंटरनल फैक्टर नाम दे सकते हैं। तो एक होता है बच्चों एक्सट्रिंजिक और दूसरा होता है इंट्रिंजिक। एक्सट्रिंजिक क्या होगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर, इंट्रिंजिक क्या होगा, इंटरनल फैक्टर। अब बच्चों बात करते हैं पहले एक्सट्रिंजिक फैक्टर की। एक्सट्रिंजिक फैक्टर में कौन कौन आता है, तो एटमॉस्फेरिक फैक्टर बाहर का फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, एक्सट्रिंजिक फैक्टर है जिसमें नाम आता है बच्चों लाइट, फिर बात कर सकते हैं टेम्परेचर, फिर वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स के कारण बनता है। तो ये सब बाहर से प्लांट ले रहा है बच्चों, इसलिए हम कहते हैं एक्सट्रिंजिक फैक्टर। इसमें अगर चेंज आया, लाइट कम मिल रहा है, टेम्परेचर डिस्टर्ब है, वाटर कम मिल रहा है, तो इसके कारण प्लांट के अंदर जो चेंजेज आएंगे तो डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है बच्चों। ये सब ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो गई तो रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं होगा, फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा अच्छे से, तो क्या होगा, एनर्जी कम मिलेगा। न्यूट्रिएंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉइल से लेता है बच्चों। फिर बात करते हैं बच्चों इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, तो प्लांट के अंदर इंटरनल फैक्टर जो खुद का फैक्टर है उसे हम क्या नाम देते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर, इंटरनल फैक्टर। अब ये दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है इंट्रासेलुलर, विद इन द सेल, सेल के अंदर। तो सेल के अंदर कौन सा फैक्टर है बच्चों जो डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है, तो वो होता है जेनेटिक फैक्टर, जीन्स। तो जैसे जीन्स होंगे वैसा ही प्रोटीन्स बनेगा, जैसा प्रोटीन होगा वैसा ही फंक्शन होगा और वैसा ही चेंजेस प्लांट्स में देखने को मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं जेनेटिक फैक्टर इंट्रासेलुलर, जो सेल के अंदर जो प्रोटीन्स बन रहा है उसके कारण डेवलपमेंट रेगुलेट हो रहा है। और दूसरा फैक्टर पीजीआर है बच्चों यहां पे। ये पीजीआर क्या कहलाता है, इंटरसेलुलर फैक्टर में आता है। पीजीआर को बच्चों प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं। ये प्लांट हार्मोन सेल के बाहर रिलीज होता है और सेल के बाहर रिलीज होकर ये क्या करता है, प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो हम कहते हैं कि ये क्या कैसा फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, सेल के अंदर का ही, प्लांट के अंदर का ही फैक्टर है, लेकिन
एक सेल के अंदर रहते हुए प्लांट के ग्रोथ को, डेवलपमेंट को रेगुलेट कर रहा है, और दूसरा सेल के बाहर निकलकर भी ये डेवलपमेंट को क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बच्चों, डेवलपमेंट को दो तरह का फैक्टर अफेक्ट कर सकता है, एक एक्सट्रिंजिक और दूसरा इंट्रिंजिक। नेक्स्ट है बच्चों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसे शॉर्ट में हम लोग पीजीआर भी कहते हैं, और ये प्लांट हार्मोन्स भी कहलाते हैं बच्चों ये जो पीजीआर है ये होता क्या है, तो ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में यूज होने वाला सब्सटेंस है बच्चों, एंड दे आर सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन। मतलब अलग अलग तरह के प्लांट हार्मोन आगे पढ़ेंगे बच्चों, और सबका जो कंपोजिशन है, केमिकल कॉम्पोजिशन सबका अलग अलग होता है बच्चों। दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन द लिविंग प्लांट बॉडी। तो लिविंग प्लांट बॉडी के अंदर जो वो किस तरह से फंक्शन करते हैं बच्चों, उस आधार पे हम लोग इसे दो ग्रुप में बांटते हैं, और पहला ग्रुप हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, और दूसरा ग्रुप कहलाता है प्लांट ग्रोथ इनिबिटर। तो जो ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं और दूसरा ग्रुप होता है बच्चों ग्रोथ इनिबिटर्स। तो ये ग्रोथ प्रोमोटर्स या ग्रोथ इनिबिटर्स कहते क्यों हैं, तो इनके फंक्शंस के आधार पर बच्चों ग्रोथ प्रोमोटर क्यों कहेंगे, तो हम कहते हैं इसका कारण क्या है कि वो सेल डिवीजन प्लांट में इंड्यूस करवा दे, सेल इलोंगेशन करवा दे, सेल के साइज को बढ़ा दे, सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करवा दे, फ्लावरिंग को प्रमोट करवा दे, इस तरह के फंक्शन को करते हैं। तो हम कहते हैं ग्रोथ प्रमोटर करवा रहा है बच्चों, ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, इसलिए ग्रोथ प्रमोटर्स कहते हैं। लेकिन जो ग्रोथ इनिबिटर्स उनका काम क्या है, सीड को डॉर्मेंसी इंड्यूस करवा देगा, फिर बड डॉर्मेंसी इंड्यूस करवा देंगे बच्चों, फिर एब्सिशन करवाना शुरू करेंगे। एब्सिशन का मतलब बच्चों वो कोई भी प्लांट पार्ट जो प्लांट से टूटकर अलग होता है उसे हम एब्सिशन कहते हैं। तो एब्सिशन का होना, डॉर्मेंसी इंड्यूस करवाना, इस तरह के फंक्शन को, और वुंड टू स्ट्रेस के कंडीशन में रिस्पांस देने का भी काम बच्चों इनिबिटर के ही कैटेगरी में आता है। तो हम इस तरह से कहते हैं कि ये ग्रोथ इनिबिटर्स हैं, ग्रोथ को रोक देते हैं, सेल डिवीजन को रोक देते हैं बहुत सारे इन्फेक्शन के दौरान। तो हम कहते हैं अगर बायोटिक स्ट्रेस आया, मतलब कोई भी इन्फेक्शन प्लांट को लगा, तो उस समय वो ग्रोथ को रोककर इन्फेक्शन को फैलने से बचाते हैं। तो हम उस समय से कह सकते हैं बच्चों कि ये ग्रोथ को रोकने लगता है प्लांट में कुछ कंडीशन में, तो हम कहते हैं ये ग्रोथ इनिबिटर की तरह काम करेगा। तो फंक्शंस के आधार पे हम कह सकते हैं बच्चों कि कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ प्रोमोटर्स कहलाते हैं, और कुछ दूसरे हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ इनिबिटर्स। इसमें ग्रोथ प्रोमोटर्स की बात करें बच्चों, तो हम कहते हैं इसमें आता है इंडोल कंपाउंड्स, जो कि IAA होता है एग्जाम्पल इसका, और इसमें जो हार्मोन्स आता है बच्चों वो पहला नाम आता है ऑक्सिन का। तो ये जो इंडोल कंपाउंड होते हैं इसमें कौन सा हार्मोन आता है बच्चों, ऑक्सिन। तो ऑक्सिन को हम ब्रॉडली एक ग्रुप मानते हैं हार्मोन का, और इसका एग्जाम्पल अगर हम ऑक्सिन का एग्जाम्पल लें तो हम कहते हैं IAA, जिसका नाम है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और दूसरा IBA जिसे नाम देते हैं इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। तो ये दो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं ऑक्सिन का बच्चों, और इंडोल कंपाउंड हम इसे कलेक्टिवली कहते हैं क्योंकि इंडोल ग्रुप से ये मिलकर बना होता है। और दूसरा टर्पीन से डिराइव हुआ है, और टर्पीन से डिराइव होने वाला जो हार्मोन है बच्चों उसे हम नाम देते हैं जिब्रेलिक एसिड, जिसे GA3 मोस्ट कॉमनली टाइप है, आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। फिर जो तीसरा हार्मोन है वो है एडेनिन डेरिवेटिव, और इसको कलेक्टिवली हम लोग साइटोकाइनिन नाम देते हैं बच्चों कि ये साइटोकाइनिन है। और ये साइटोकाइनिन जो केमिकल है जो डिराइव कहां से हुआ, तो एडेनिन के डेरिवेटिव, एडेनिन से ये डिराइव हुआ, इसलिए हम कहते हैं एडेनिन डेरिवेटिव है। और इसका साइंटिफिक हम केमिकल कॉम्पोजिशन देखें बच्चों तो वो होता है N6 फॉर्फ्यूराइल एमिनो प्यूरिन, और इसको हम लोग कलेक्टिवली कैनेटीन भी नाम देते हैं बच्चों कि ये शॉर्ट में कैनेटीन के नाम से जाना जाता है, लेकिन केमिकली हम इसे N6 फॉर्फ्यूराइल एमिनो प्यूरिन भी कहते हैं, जो कि एडेनिन का मॉडिफिकेशन से बनता है। आगे डिस्कस करेंगे बच्चों कैसे ये बना है। तो ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में 3 हार्मोन ले सकते हैं बच्चों, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। अब बात करते हैं तो ग्रोथ इनिबिटर है, तो ये डेरिवेटिव है कैरोटिनॉइड्स का। कैरोटिनॉइड्स एक तरह का पिगमेंट, हम लोगों ने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पढ़ा था बच्चों, जहां पे जेंथोफिल और कैरोटीन आते हैं। तो उसमें से जेंथोफिल का डेरिवेटिव यहाँ पे होता है, और उसी से बनता है बच्चों एब्सिसिक एसिड। तो ये हार्मोन भी एब्सिसिक एसिड, जो ABA शॉर्ट में जाना जाता है, ये कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव होता है। और एक और हार्मोन है बच्चों जिसका नाम है इथाइलिन। क्या नाम है बच्चों, इथाइलिन, जो कि गैसियस पीजीआर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे 5 अलग अलग हार्मोन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, लेकिन उन सभी में से ये अकेला जो इथाइलिन है वो गैसियस नेचर का होता है। और ये बच्चों इन दोनों में से कहीं भी नहीं रखा है हमने। उसका कारण क्या है कि इट कुड फिट आइदर ऑफ द ग्रुप, मतलब दोनों ग्रुप में ये फिट हो सकता है, बट लार्जली इट इज एन इनिबिटर, ग्रोथ एक्टिविटी को इनिबिट करता। ज्यादातर फंक्शन हम देखते हैं कि ये ग्रोथ इनिबिटर का है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ब्रॉडली ये किस में आ जाएगा, ग्रोथ इनिबिटर में। लेकिन ये दोनों कैटेगरी में फिट हो सकता है बच्चों। तो कौन कौन से हार्मोन यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया, तो एक ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, फिर
एब्सिसिक एसिड और फिर इथाइलिन। तो ये सब हार्मोन्स है बच्चों, जो कि कुछ हार्मोन उसमें से प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर के रूप में होते हैं और कुछ ग्रोथ हार्मोन प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में होते हैं। बच्चों आगे बात करते हैं ऑक्सिन के बारे में। तो ऑक्सिन जो टर्म है बच्चों, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है और वो ग्रीक वर्ड है ऑक्सिन, जिसका मतलब होता है टू ग्रो, मतलब जो ग्रोथ इंड्यूस करे उसे उसका वहां से लिया गया है नाम बच्चों। बायोसिंथेसिस जो ऑक्सिन का होता है बच्चों, ट्रिप्टोफान के कारण होता है और ट्रिप्टोफान एक एमिनो एसिड होता है और ये जिंक के प्रेजेंस में, Zn+2 आयन के प्रेजेंस में बच्चों बायोसिंथेसिस करवाता है किसका, ऑक्सिन का। तो ऑक्सिन के बायोसिंथेसिस के लिए ट्रिप्टोफान और जिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं बच्चों। बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्सिन की, तो दो तरह के ऑक्सिन यहाँ पे डिस्कवर्ड हो चुके हैं बच्चों, एक तो है नेचुरल और दूसरा है सिंथेटिक। नेचुरल ऑक्सिन उसे कहते हैं जो प्लांट से आइसोलेट किया गया है नेचुरल कंडीशन में, और सिंथेटिक ऑक्सिन वो होता है बच्चों जो कि केमिकली सिंथेसाइज किया गया है। तो नेचुरल ऑक्सिन का अगर एग्जांपल देखें तो यहां पे हम कहते हैं IAA जिसका पूरा नाम है इंडोल एसिटिक एसिड, IBA जिसका पूरा नाम है इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ये दोनों नेचुरल ऑक्सिन के एग्जांपल है बच्चों। और सिंथेटिक में NAA जिसका पूरा नाम है नैप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-T जिसका पूरा नाम है 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये सिंथेटिक ऑक्सिन का एग्जांपल माना जाता है बच्चों। जब बात करते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन की, ऑक्सिन प्लांट्स में कहां बनता है, तो हम देखते हैं दोनों तरह का बनता है बच्चों, एक तो रूट टिप में और दूसरा शूट टिप में। तो शूट टिप और रूट टिप दोनों जगह हमें ऑक्सिन सिंथेसिस देखने को मिलता है और इसका ट्रांसपोर्ट जो होता है बच्चों वो पोलर देखने को मिलता है। अब इस चीज को समझने के लिए बच्चों ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, ये स्टेम का डायग्राम है और स्टेम में ये टिप है बच्चों और ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये टिप और ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंथेसिस कहां हो रहा है बच्चों, शूट टिप पे ऑक्सिन का सिंथेसिस हो रहा है और ये ऑक्सिन शूट टिप से मूव किधर की तरफ करेगा बच्चों, टिप से बेस की तरफ मूवमेंट होता है। तो हमेशा जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा बच्चों, टिप से बेस की तरफ मूवमेंट होता है और इसी मूवमेंट को हम बच्चों नाम देते हैं पोलर मूवमेंट। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों कि अगर हम इस टिप को उल्टा कर दे तो क्या नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा, तो ऐसा मूवमेंट नहीं देखने को मिलता। इसलिए हमेशा हमें मानना है कि पोलर मूवमेंट हम तब कहेंगे ऑक्सिन का जब यहां पे मूवमेंट इसका कैसा होगा, टिप से बेस की तरफ। नेक्स्ट है बच्चों इसके डिस्कवरी की बात करते हैं, ऑक्सिन की डिस्कवरी। तो बच्चों जितने भी हार्मोन हम लोग डिस्कस करेंगे उन सब का हार्मोनल डिस्कवरी जो है बच्चों, हार्मोन का डिस्कवरी ये सब एक्सीडेंटल है। मतलब किसी ने ये सोच के नहीं डिस्कवर करना शुरू किया कि वो हार्मोन को डिस्कवर करने जा रहे हैं, लेकिन वो एक्सीडेंटली क्या हुआ, पता चला कि ये तो एक प्लांट हार्मोन है। तो जितने भी हार्मोन हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों सभी का डिस्कवरी कैसा है, एक्सीडेंटल। तो शुरुआत करते हैं बच्चों ऑक्सिन के डिस्कवरी से। और ऑक्सिन की डिस्कवरी की शुरुआत अगर बात करें बच्चों कि डार्विन, चार्ल्स डार्विन के नाम के साइंटिस्ट ने और उनके सन जो हैं फ्रांसिस डार्विन ने मिलकर शुरुआत किया था। तो ऑल दिस स्टार्टेड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ Charles Darwin and his son Francis Darwin when they observed coleoptile of canary grass। कैनरी ग्रास क्या है बच्चों, एक मोनोकॉट है। तो उस मोनोकॉट प्लांट पे उन्होंने मोनोकॉट प्लांट के कोलियोप्टाइल कह ले बच्चों की एक पार्ट होता है सूट का, जिसे कहते हैं सूट टिप के आसपास का पार्ट होता है बच्चों कोलियोप्टाइल, एंड इट इज रिस्पॉन्डेड टू यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट। मतलब एक तरफा लाइट दिया। कैसे लाइट दिया बच्चों, यहां पे समझते हैं इस डायग्राम से कि ये कोलियोप्टाइल लिया गया है। कोलियोप्टाइल किसका लिया बच्चों, ये कोलियोप्टाइल का पार्ट है, शूट टिप का कह लो, मोनोकॉट के शूट टिप को हम यहाँ पे कोलियोप्टाइल की बात कर सकते हैं। तो कोलियोप्टाइल का पार्ट है यहाँ पे और उस कोलियोप्टाइल जो होता है उसको ऊपर एक तरफा लाइट दिया, इसी को नाम देता है बच्चों यूनिलैटरल, मतलब तिरछा लाइट देंगे तो हम कहेंगे यूनिलैटरल लाइट दे रहे हैं। तो यूनिलैटरल लाइट जब दिया बच्चों, यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन दिया, तो देखा कि जिधर से लाइट आ रही है उधर की तरफ क्या देखने को मिला, बेंडिंग देखने को मिला बच्चों। तो जिधर से लाइट आया उधर की तरफ शूट कोलियोप्टाइल टिप क्या हुआ, बेंड कर गया। और इसका नाम उन्होंने क्या दिया, इसका नाम उन्होंने फोटोट्रॉपिज्म दिया। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब लाइट के टुवर्ड्स, लाइट्स के टुवर्ड्स क्या हो गया, बेंडिंग। इस कारण से इस फेनोमेना का नाम दिया कि जिधर से लाइट का सोर्स था उधर की तरफ बेंडिंग हुई। क्यों बेंडिंग हुई, क्या कारण था बेंडिंग का, इसका बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन ये इन्होंने नहीं दिया था। लेकिन उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया कि जब कोलियोप्टाइल टिप पे लाइट दिया था बच्चों तो उन्होंने देखा कि बेंडिंग हुई। तो उन्होंने क्या किया, इस टिप को कट करके हटाया, इस टिप को कट करके हटाया। आप देखो यहाँ पे कोलियोप्टाइल टिप जो है उसको रिमूव कर दिया, मतलब यहाँ पे टिप नहीं है। और बिना टिप के जब कोलियोप्टाइल के ऊपर लाइट दिया बच्चों तो वहां पे बिना टिप के जब लाइट दिया बच्चों तो वहां पे बेंडिंग नहीं हुई। तो बेंडिंग नहीं हुआ तो उन्होंने ये समझ तो लिया था कि यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा जो कि बेंडिंग
करवा रहा है। लेकिन क्या कारण है इस बेंडिंग का, इसका बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दिया था बच्चों। इसलिए हम कहते हैं इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये तो बताया कि फोटोट्रॉपिज्म, लाइट देंगे तो लाइट की तरफ कोलियोप्टाइल टिप की बेंडिंग होगी, लेकिन क्यों होगी, क्या कारण है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। नेक्स्ट है बच्चों, आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स it was concluded that the tip of coleoptile was the site of transmittable influence that caused the bending of entire coleoptile। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद बच्चों ये पता चला कि ये देखा गया कि टिप जो होता है कोलियोप्टाइल का वो साइट की तरह काम करता है, ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये मान लें कोलियोप्टाइल टिप है जो कि हमने एक्सपेरिमेंट समझा। अब ये जो कोलियोप्टाइल टिप है बच्चों, जब लाइट दिया गया तो लाइट के देने के कारण यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल सिंथेसाइज हुआ और ये केमिकल ही ट्रांसमिट हो रहा है बच्चों, केमिकल ट्रांसमिट हो रहा है अलग अलग बॉडी पार्ट में प्लांट के, जिसके कारण इन्फ्लुएंस आ रहा है, यहाँ पे बेंडिंग ऑब्जर्व हो रहा है। तो इनका ये मतलब मानना था बच्चों कि इस एक्सपेरिमेंट में ये कंक्लूड किया गया था कि जो लाइट दिया गया वो लाइट के कारण कोई ना कोई केमिकल सिंथेसाइज हुआ। कौन सा केमिकल ये नहीं बताया गया था बच्चों इस एक्सपेरिमेंट में, बस ये बताया गया कि केमिकल सिंथेसाइज हुआ और वो केमिकल ट्रांसमिट होकर बेंडिंग इंड्यूस कर रहा है बच्चों, जिस कारण से ही हमें कोलियोप्टाइल में बेंडिंग ऑब्जर्व हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पे लाइट के कारण जो केमिकल बना है वो कुछ ना कुछ इंफ्लुएंस डाल रहा है। तो कोलियोप्टाइल टिप किस तरह से काम कर रहा है बच्चों, एक टिप जो है वो साइट है जहां पे कि इन्फ्लुएंस ट्रांसमिट हो रहा है। और इसी चीज को बच्चों एनसीईआरटी ने एक डायग्राम से समझाया है। आप देखो यहां पे ये कोलियोप्टाइल टिप है पूरा। अब कोलियोप्टाइल टिप के ऊपर बच्चों लाइट दिया गया तो देखो आप, जिधर लाइट है बच्चों उधर की तरफ क्या हुई है, बेंडिंग यहां पे देखने को मिला। लेकिन जब टिप रिमूव कर दिया तो यहाँ पे जो उसके बाद लाइट दिया बच्चों, एक जो टिप नहीं है यहाँ पे टिप नहीं है, और उसके बाद जब लाइट दिया तो यहाँ पे बेंडिंग देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे बेंडिंग हुआ बच्चों और यहाँ पे बेंडिंग नहीं हुआ। अब उन्होंने क्या किया, इस कोलियोप्टाइल टिप को कट नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर एक कैप लगाया, जो कि कैसा कैप था बच्चों, ओपेक कैप। ओपेक का मतलब होता है वैसा कैप बच्चों जिसके थ्रू लाइट पास नहीं कर सकता। तो लाइट पास अगर नहीं करेगा बच्चों इसके थ्रू, और जब लाइट देंगे तो यहां पे देखो कोई भी बेंडिंग नहीं हुआ है, ये बेंड नहीं किया, क्योंकि इसकी लाइट तो दे रहे हैं लेकिन ऐसा कैप लगाया है जो कि लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं है, लाइट वहां से पास नहीं कर सकता, तो टिप तक लाइट नहीं पहुंचेगा, इस कारण से यहां बेंडिंग नहीं होगी। लेकिन इसी ओपेक कैप की जगह अगर इसके ऊपर कोलियोप्टाइल टिप के ऊपर ट्रांसपेरेंट कैप लगाते हैं बच्चों, कैसा कैप, ट्रांसपेरेंट कैप लगाते हैं, तो ट्रांसपेरेंट कैप लगाने के बाद जब लाइट देते हैं बच्चों तो यहां पे बेंडिंग दिखाई देता है। मतलब इस एक्सपेरिमेंट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि टिप में कोई ना कोई ऐसा केमिकल है बच्चों जो कि बेंडिंग को इंड्यूस कर रहा है। बाद में बच्चों एफडब्ल्यू वेंट ने इस केमिकल को आइसोलेट किया और आइसोलेट करने के बाद उसका नाम ऑक्सीन दिया, और उन्होंने उस केमिकल का आइसोलेशन बच्चों ओट सीडलिंग से किया था, और ओट सीडलिंग के कोलियोप्टाइल से किया था। तो उन्होंने इस केमिकल को बाद में जाकर आइसोलेट किया और नाम दिया ऑक्सीन। तो ऑक्सीन टर्म देने वाले साइंटिस्ट कौन थे बच्चों, एफडब्ल्यू वेंट। ऑक्सीन के डिस्कवरी का क्रेडिट किसको दिया जाता है बच्चों, तो वो भी एफडब्ल्यू वेंट को ये क्रेडिट दिया जाता है। तो ये तो बात हो गई बच्चों की ऑक्सीन की डिस्कवरी कैसे हुई है। नेक्स्ट है बच्चों फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीन, कि ऑक्सीन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहला है बच्चों एपिकल डोमिनेंस। सबसे पहला क्या है, एपिकल डोमिनेंस। और ये एपिकल डोमिनेंस बच्चों कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है ऑक्सीन का। कैरेक्टरिस्टिक मतलब ऑक्सीन का अगर मेन फंक्शन कहा जाए, मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन कहा जाए तो हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। तो इसमें होता क्या है बच्चों, तो फेनोमेना इन विच एपिकल बड डोमिनेंस। तो एपिकल डोमिनेंस का कारण क्या है, एपिकल बड डोमिनेट करता है किसके ऊपर, लेटरल बड्स के ऊपर। आप ये बच्चों प्लांट देख रहे होंगे जो एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये जो टिप पे जो बड होता है बच्चों इसको हम लोग एपिकल बड नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एपिकल बड। और जो इस जगह पे बड होता है बच्चों, ये इस पोजीशन पे, इसको नाम देते हैं एक्सिलरी या लेटरल बड। तो ये एक्सिलरी या लेटरल बड है, तो ये पॉइंट पे हम कह सकते हैं लेटरल बड है, ये है लेटरल बड, ये है लेटरल बड। और जो टिप पे होता है बच्चों उसको हम नाम देते हैं एपिकल बड। अब इस प्लांट पे यहां पे आप इसको इनलार्ज करोगे बच्चों, एपिकल बड को इनलार्ज करोगे तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और ये शूट टिप का पार्ट है जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं बच्चों। यहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वहीं पर साइट होता है ऑक्सीन के सिंथेसिस का, जहां पे ऑक्सीन सिंथेसाइज होता है। और जहां पे ऑक्सीन सिंथेसिस होगा बच्चों वहां पे सेल डिवीजन भी बहुत तेजी से होगा।
और साथ साथ वो सेल इलोंगेशन को भी प्रमोट करता है बच्चों। तो जिसके कारण जो टिप है एपिकल बड जो है वो डोमिनेट करता है और वो तेजी से ग्रो करना शुरू कर देता है, जिसके कारण प्लांट का लेंथ बहुत तेजी से बढ़ता है। तो प्लांट के लेंथ को वो तेजी से बढ़ाता है इस कारण से, और लेटरल बड को ग्रो करने नहीं देता है बच्चों। इस कारण से कहते हैं एपिकल बड क्या हो गया, डोमिनेट हो गया है ओवर द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, और इसी का नाम देते हैं बच्चों एपिकल डोमिनेंस। अब बच्चों कुछ प्लांट्स में हमें जिसमें ब्रांचेज बनाने होते हैं, हेज बनाना हो, हेज मेकिंग करना होता है। हेज मेकिंग का मतलब होता है झाड़ी नुमा स्ट्रक्चर बनाना, बूसी स्ट्रक्चर बनाना बच्चों। झाड़ी नुमा स्ट्रक्चर अगर हमें तैयार करना है तो वहां पे उस तरह के प्लांट में हाइट बढ़ने से कोई फायदा हमें नहीं है। वैसे प्लांट में अगर तो हम क्या करते हैं, उसके सूट टिप को रिमूव कर देते हैं। सूट टिप के रिमूव करने से बच्चों एपिकल बड की डोमिनेंसी खत्म हो जाती है, जिसके कारण अब ब्रांचेज ग्रो करना शुरू कर देते हैं। मतलब लेटरल ब्रांचेज, लेटरल बड्स ग्रो करेगा तो बच्चों ब्रांचेज बनेंगे। तो यहां पे रिमूवल ऑफ सूट टिप के प्रोसेस को नाम देते हैं बच्चों डीकैपिटेशन। क्या नाम देते हैं, डीकैपिटेशन, एंड यूजुअली रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स। और ये ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स को प्रमोट करता है। इट इज वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग। तो टी प्लांटेशन में इसको यूज किया जाता है बच्चों। और हेज मेकिंग जहां पे हमें बूशी एरिया बनाना है, झाड़ी नुमा स्ट्रक्चर बनाना है, अलग अलग तरह के, आपने कभी गार्डन में गए होंगे तो अलग अलग तरह के शेप के प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे बच्चों। आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो जो गार्डनर है वो टिप को कट करता हुआ नजर आएगा। उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है कि वो हेज मेकिंग का काम कर रहा है ताकि वो अलग अलग झाड़ी नुमा ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस ग्रो करवा सके, लेटरल ब्रांचेस ग्रो करवा सके। तो यहां पे भी देख सकते हो बच्चों कि यहां से टिप कट करके हटा दिया हम लोगों ने, तो आप देखो लेटरल बड्स यहां पे ग्रो करने शुरू हो गए। यहां पे आप देखो ये ब्रांचेस ग्रो करने, लेटरल बड्स का ग्रोथ शुरू हो गया। तो जब तक ये एपिकल बड था इन लेटरल बड्स को ग्रो करने नहीं दे रहा था, एपिकल बड की डोमिनेंसी थी, उस एपिकल बड की डोमिनेंसी खत्म कैसे की हम लोगों ने, सूट टिप को हटाकर, दैट इज एपिकल बड को हटाकर, और इसी को रिमूवल को नाम देते हैं बच्चों डीकैपिटेशन। तो ये डीकैपिटेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो आप देखोगे प्लांट, ये जो डायग्राम है, एक प्लांट है जिसमें एपिकल बड दिखाई दे रहा है, और अ प्लांट विद एपिकल बड रिमूव्ड, बी प्लांट बी जो है इसमें एपिकल बड को रिमूव किया, और यहां पे हमने रिमूव करने के साथ साथ देखे हैं कि ब्रांचेज बनना शुरू हो जाता है। ये तो बात हो गई बच्चों एपिकल डोमिनेंस क्या होता है। नेक्स्ट है बच्चों रूट इनिशिएशन, मतलब रूटिंग ऑन स्टेम कटिंग। और ये टेक्निक बच्चों यूज होता है प्लांट प्रोपगेशन के दौरान, और इसमें ऑक्सीजन जो यूज होता है बच्चों IBA और NAA यूज होता है। अब ये होता क्या है बच्चों, तो बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनके ब्रांचेज को तोड़कर हम नए प्लांट बना सकते हैं। तो जो ब्रांचेस तोड़ते हैं बच्चों, तो उसके स्टेम का जो लोअर पार्ट होता है, मान लो ये ब्रांच है इसका, तो ये किसी प्लांट का ब्रांच है बच्चों, तो इस पार्ट को अगर हमने ऑक्सीजन में डिप कर दिया या ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर दिया और इसको हमने सॉइल में डिप कर दिया पार्ट को बच्चों, तो यहां से रूटिंग स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। इसी को नाम देते हैं स्टेम कटिंग के ऊपर रूटिंग डेवलप करवाना। तो रूट इनिशिएशन करवा सकता है ऑक्सीजन बच्चों स्टेम के ऊपर। तो ये डिफरेंशिएशन होता है बच्चों इस दौरान, जिसमें स्टेम को रूट में ऑक्सीजन के पास कैपेसिटी होती है कि वो रूट में डेवलप करवा सकता है बच्चों। तो हम कह सकते हैं रूटिंग ऑन स्टेम कटिंग करवाने में कौन यूज होगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है बच्चों फ्लावर इनिशिएशन। ऑक्सीजन प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल एंड लीची प्लांट। तो पाइनएप्पल और लीची प्लांट में अगर फ्लावरिंग इंड्यूस करवाना है, अगर सीजनल कंडीशन है, नॉर्मल सीजन है, और हम चाहते हैं कि पाइनएप्पल और लीची में फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाए, तो हम ऑक्सीजन का ट्रीटमेंट करेंगे बच्चों, तो वहां पे फ्लावरिंग इनिशिएट हो जाएगा। तो फ्लावरिंग इनिशिएट करवाने के लिए, फ्लावरिंग करवाने के लिए पाइनएप्पल में और लीची में किसको यूज करते हैं बच्चों, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में भी आ गए बच्चों सेल डिवीजन एंड सेल इनलार्जमेंट। तो ऑक्सीजन सेल डिवीजन और सेल इनलार्जमेंट को प्रमोट करता है, लेकिन इन दोनों में अगर मेनली पूछा जाए तो हम कहते हैं बच्चों सेल इनलार्जमेंट, दैट इज सेल इलोंगेशन। तो ऑक्सीजन सेल इलोंगेशन को प्रमोट करता हुआ देखा जाता है और सेल डिवीजन भी करवाता है। ऑक्सीजन ऑल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन। जाइलम डिफरेंशिएशन कैसे कंट्रोल करता है बच्चों, तो आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि प्रोकैम्बियम से जाइलम बनता है और उस दौरान वहां पे ऑक्सीजन का रोल इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बच्चों इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी होता है बच्चों सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन, और अगर हम सीडलेस फ्रूट तैयार करवाना चाहते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन का अगर हम ट्रीटमेंट कर दे, स्पेशली अगर हम टमाटो का एग्जाम्पल ले बच्चों, तो टोमेटो के एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि IAA का ट्रीटमेंट करते हैं तो वहां पे हमें सीडलेस फ्रूट बनता हुआ दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करवाया जा सकता है ऑक्सीजन के ट्रीटमेंट से। नेक्स्ट है बच्चों प्रिवेंशन ऑफ एब्सिशन,
कि ऑक्सीजन एब्सिशन को प्रिवेंट करता हुआ भी देखा जाता है। तो IAANAA प्रिवेंट प्री मैच्योर एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गेन्स बट प्रमोट एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीफ एंड फ्रूट। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो ऑक्सीजन है वो प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीफ एंड बड्स को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, लेकिन एब्सिशन को प्रमोट करता है ओल्डर और मैच्योर लीफ एंड फ्रूट्स में। इस चीज को समझते हैं बच्चों इस डायग्राम से कि जो यंग लीफ होता है, प्री मैच्योर का मतलब जब तक मैच्योरिटी नहीं आई है, मतलब वो यंग स्टेज में है। तो जब यंग स्टेज में कोई लीफ के एग्जांपल से हम समझते हैं बच्चों कि यहाँ पे यंग लीफ लिया है, तो जब तक कोई लीफ मैच्योर नहीं हुआ है, मतलब यंग स्टेज में है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हमेशा हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। कब तक बच्चों, जब तक ये मैच्योर नहीं हुआ है। तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन यंग लीफ में ज्यादा मिलेगा, और ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो बच्चों इनहिबिटर जो एफसीसी एसिड है, जो एब्सिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका कंसंट्रेशन यहां पे बढ़ने नहीं देगा ऑक्सीजन, जिसके कारण ये प्री मैच्योर फॉल होने नहीं देगा, क्योंकि एफसीसी एसिड यहां पे डेवलप नहीं कर पाएगा और यहां पे उसका फॉल नहीं होने देगा। लेकिन यही लीफ अगर मैच्योर कर गया बच्चों, तो लीफ के मैच्योरेशन के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन अपना कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम करता है और उसके कारण एफसीसी एसिड अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना शुरू कर देता है। तो ऑक्सीजन अपना कंसंट्रेशन कम करके इनहिबिटर का कंसंट्रेशन वहां पे बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके कारण एफसीसी एसिड अगर यहां पे कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ये एफसीसी एसिड एब्सिशन का प्रमोट करना शुरू कर देगा। इसलिए लिखा गया एनसीईआरटी में बच्चों कि ये प्री मैच्योर फॉल ऑफ बड एंड फ्रूट्स को, लीफ हो या बड हो या फ्रूट हो, इसके फॉल को रोकेगा, प्रिवेंट करेगा। लेकिन अगर कोई मैच्योर कर गया है तो मैच्योरेशन के बाद अपना कंसंट्रेशन ऑक्सीजन कम कर लेता है, जिसके कारण इनहिबिटर का वहां पे डेवलपमेंट होता है और उसका एब्सिशन होता है। तो ऑक्सीजन प्री मैच्योर फॉल को रोकता है बच्चों, लेकिन एब्सिशन को प्रमोट करता है ओल्डर और मैच्योर में। उसका कारण क्या है कि ओल्डर और मैच्योर में प्रमोट करना, क्योंकि ऑक्सीजन वहां पे कम हो गया, जिसके कारण इनहिबिटर का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तब तक ऑक्सीजन रहेगा बच्चों वहां पे हाई कंसंट्रेशन में, इसका प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीफ एंड फ्रूट्स नहीं होने देगा। तो ये तो बात हो गई बच्चों। इसी कारण से कहते हैं कि ये प्री मैच्योर फॉल को क्या करता है, एब्सिशन को रोकता है, प्रिवेंट करता है, लेकिन जब मैच्योर हो गया तो ये एब्सिशन को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट है बच्चों, ये सेलेक्टिव वीड किलर कहा जाता है। सेलेक्टिव वीड किलर में 2,4-D का एग्जांपल होता है बच्चों कि ये वाइडली यूज होता है डाइकॉट वीड को किल करने में एंड डज नॉट अफेक्ट द मोनोकॉट प्लांट। तो 2,4-D वाइडली यूज क्यों हो रहा है बच्चों, तो डाइकॉट वीड्स में इसलिए यूज किया था कि डाइकॉट वीड्स को ये सेलेक्ट करता है, डाइकॉट्स को ही किल करता है, मोनोकॉट्स को ये किल नहीं करता है, इसलिए हम कहते हैं इसको सेलेक्टिव वीडिसाइड। और ये वीड फ्री लॉन को तैयार करने में बच्चों मदद किया जाता है कि लॉन जो होता है, मोनोकॉट ग्रासेस होते हैं वहां पे, तो मोनोकॉट ग्रासेस के बीच में कोई डाइकॉट वीड ग्रो ना कर जाए, तो इसके लिए वहां पे ट्रीटमेंट किसका किया जाता है बच्चों, 2,4-D का। और ये वीड फ्री लॉन को तैयार करने में मदद करता है, क्योंकि वहां पे अनवांटेड जो डाइकॉट वीड्स होते हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करता चला जाता है, इसलिए हम इसे सेलेक्टिव वीड किलर भी कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों पोटैटो डोरमेंसी। एमएच मैलिक हाइड्राएजाइड एंड अल्फा एनए कीप लैटरल बड्स ऑफ पोटैटो ट्यूबर डोरमेंट। तो जो पोटैटो ट्यूबर होता है उसके ऊपर बड जर्मिनेट करने लगते हैं बच्चों, जब सीजन आता है, ग्रोइंग सीजन आता है उसका, तो पोटैटो ट्यूबर के ऊपर ही क्या होते हैं, बड जर्मिनेट करने लगते हैं। लेकिन अगर हमें उसे रोकना है, बड को जर्मिनेट नहीं करने देना है, तो हमें उसे ट्रीटमेंट करवाना होगा किससे, मैलिक हाइड्राएजाइड और अल्फा एनए से, जिसके कारण उसका बड जो होगा वो पोटैटो ट्यूबर का वो डोरमेंट हो जाएगा, जिसके कारण पोटैटो ट्यूबर्स कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, जिसके कारण हम उस पोटैटो ट्यूबर को लंबे समय तक, पोटैटो को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो बच्चों अगर हमें पोटैटो को लंबे समय तक स्टोर करना है तो हमें MH दैट इज माइलिक हाइड्राएजाइड और अल्फा एनए से ट्रीट करना पड़ेगा, और इस चीज को हम यूज करते हैं बच्चों कोल्ड स्टोरेज में लंबे समय तक पोटैटो को स्टोर करने में। तो ये तो बात हो गई बच्चों ऑक्सीजन के फंक्शन की। नेक्स्ट है बच्चों बायो एसे ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों बायो एसे क्या होता है, तो बायो एसे जब बायोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफ अ सब्सटेंस, यहां पे हम लोग पीजीआर की बात कर रहे हैं बच्चों, ऑन अ प्लांट और इट्स पार्ट। मतलब बायो एसे एक टेक्निक है बच्चों जिसके थ्रू हम लोग किसी भी पीजीआर प्लांट हार्मोन्स के उसके बायोलॉजिकल फंक्शन के बारे में पता लगाते हैं कि वो फंक्शन वहां पे कर रहा है या नहीं कर रहा है, और साथ ही साथ उसके क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं कि बच्चों को वो किस तरह से काम करता है क्वांटिटेटिव वाइज भी। तो बच्चों यहाँ पे दो टेस्ट आपको ऑक्सीजन के लिए याद रखना है। एक तो है एविना कर्वेचर टेस्ट। एविना बच्चों प्लांट का नाम है, ये ओट का साइंटिफिक नेम है बच्चों, एविना सेटाइवा। तो एविना बच्चों एक साइंटिफिक नेम है किसका, ओट का, जिसके ऊपर वर्क किया था FW वेंट ने। और यहाँ पे कर्वेचर टेस्ट किया था बच्चों अलग अलग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पे, और उन्होंने अलग अलग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पे रखकर टेस्ट किया था। तो जो लो कंसंट्रेशन होता था ऑक्सीजन का तो कर्वेचर उसमें बेंडिंग आसानी से ऑब्जर्व होता था, और हाई कंसंट्रेशन पे ये प्रॉपर कर्वेचर नहीं दे पाता था, जिस कारण से
हम कहते हैं कि यहाँ पे क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन करने के लिए भी यहाँ पे ये टेस्टिंग का यूज कर सकते हैं। तो एविना कर्वेचर टेस्ट, कर्वेचर मतलब जो पोस्चर है बच्चों, जो प्लांट का कोलियोप्टाइल टिप है, ओट का कोलियोप्टाइल टिप पे वर्क किया था किसने? FW वेंट ने, और वहां पे ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन, अलग अलग कंसंट्रेशन पे देखा था कि किस तरह से कर्वेचर में मतलब बेंडिंग हो रही है, ऑब्जर्व किया था बच्चों। और दूसरा रूट ग्रोथ इनहिबिशन टेस्ट है बच्चों। मतलब ये क्या होता है बच्चों कि ये भी कंसंट्रेशन के ऊपर बेस्ड है कि क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि अगर लो कंसंट्रेशन होगा ऑक्सीजन का तो रूट ग्रोथ देखने को मिलता है, लेकिन हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बच्चों रूट ग्रोथ को क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा। इसलिए यहां पे लिखा गया बच्चों टेस्ट का नाम रूट ग्रोथ इनहिबिशन टेस्ट, कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनहिबिट्स दी रूट ग्रोथ। तो रूट ग्रोथ प्रमोट करवाना है बच्चों तो लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हमें देना पड़ता है। तो ये तो बात होगी बच्चों बायो एसे ऑफ ऑक्सीजन की।